अस्सलाम वालेकुम। चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखें तो लास्ट क्लास में हमने इनहेरिटेंस देख ली थी। इनहेरिटेंस में सिनेरियोज़ देखे थे कि क्या क्या इनहेरिट हो सकता है, किस तरीके से हम एक कंस्ट्रक्टर इनहेरिट कर सकते हैं और एक्स वाई जी सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में देख ली थी। सही है। एक लास्ट क्वेश्चन बाकी है, इसको ज़रा देख के आगे बढ़ते हैं। चलें ज़रा जल्दी से इस वाले कोड को देखें और बताएं कि क्या इसका आउटपुट आएगा। M1 क्या चीज़? M1 ये रहा, हर मेथड में M1 मौजूद है। ये रहा M1 सॉरी M1 जो पहला वाला है उसमें तो डायरेक्ट 20 रिटर्न आएगा, फंक्शन कॉल करने के डायरेक्ट इसकी बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, डायरेक्ट आपको 20 मिलेगा। बी में क्लास में क्या मिलेगा? सुपर करके, मतलब हम इसको कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और वहाँ से 20 आया, यहाँ पे 30 प्लस हुआ 50 हो गया। ये बात सही है आपकी, 50 रिटर्न हो गया। सी के अंदर देखें, सेल्फ डॉट M1 प्लस 20, उसको वेल में सेव किया और वेल को रिटर्न करवा दिया। सही है। तो अब जब मैं ऑब्जेक्ट डॉट M1 करूँगा, क्या होगा इसका आंसर? 70। अच्छा देखें, एक मतलब जल्दी से इसको देखें। ऑब्जेक्ट बनाया किसका भाई? मैंने सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब जब सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो हमें मालूम है कि सी के अंदर बी इनहेरिट हो रहा है और बी के अंदर ए इनहेरिट हो रहा है। सही है। मतलब ऊपर वाली सारी क्लासेस यहाँ पर हमारे पास काम करेंगी, मतलब एक तरीके से इनहेरिट हो चुकी हैं। लेकिन मसला क्या है कि आप लोग एक चीज़ देखें कि तीनों क्लासेस के अंदर एक ही मेथड है, मतलब एक ही नाम से मेथड बना हुआ है। ठीक है, तीनों क्लासेस के अंदर एक ही नाम से मेथड बना हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट काम करता है? डायमंड प्रॉब्लम या मेथड ओवरराइडिंग? ओवरराइडिंग नहीं, डायमंड प्रॉब्लम कब होती है? मल्टीपल इनहेरिटेंस में होती है। ये देखें, हमने बात की थी कि अगर आप किसी एक चाइल्ड क्लास के अंदर दो पेरेंट को इनहेरिट करें तो इस सिनेरियो के अंदर डायमंड प्रॉब्लम होती है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो वो क्या करता है, सेम मेथड होंगे तो क्या होगा, वो पहले वाले क्लास का मेथड को चला देता है। ये डायमंड प्रॉब्लम है। लेकिन अगर ये वाली हम एग्जांपल देखें तो इसमें क्या हो रहा है कि भाई एक तरीके से आपकी कौन सी वो थी इनहेरिटेंस? आई थिंक मल्टी लेवल है, ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, आपका ओवरराइड वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। तो भाई क्या किया, सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, और मैंने क्या बोला भाई, उस ऑब्जेक्ट की मदद से मैंने M1 को कॉल कर लिया। ऑब्जेक्ट डॉट M1 मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, सी क्लास का जो मेथड है M1 उसको मैंने कॉल किया। सही है। तो आपका ये वाला मेथड चलेगा, ये वाला मेथड एग्जीक्यूट होगा। सही है बात। लेकिन हो क्या रहा है कि हमने अंदर क्या कोड लिखा हुआ है, सेल्फ डॉट M1। इस मेथड के अंदर हमने एक छोटा सा पार्ट लिखा हुआ है, वो क्या कर रहा है, वो खुद से ही अपने आप को दोबारा कॉल कर रहा है। सेल्फ डॉट M1 का मतलब हमने बात की थी कि भाई क्लास के अंदर रहते हुए अगर आपने किसी मेथड को चलाना है तो हम क्या करते हैं, सेल्फ का लाजमी यूज़ करते हैं। तो M1 तो देखें ज़रा, M1 समझो, M1 आपका ये खुद मेथड है, ये किसी ऊपर वाले मेथड की बात नहीं कर रहा। देखें यहाँ पे सुपर लिखा हुआ था ना, सुपर का मतलब तो समझ आ रहा है कि भाई वो एक्चुअली ऊपर वाले क्लास के M1 को चलाना चाह रहा है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो सुपर नहीं है ना, यहाँ पे सेल्फ लिखा हुआ है, तो मतलब ये अपने ही मेथड को खुद ही कॉल करना चाह रहा है। सही है। तो क्या हुआ, जब मैंने लिखा ऑब्जेक्ट डॉट M1, इसने क्या किया, इस मेथड को कॉल किया। जब हमारा कंपाइलर इस मेथड को एग्जीक्यूट करने लगेगा तो उसको पता चलेगा भाई अंदर छोटा सा पार्ट है, वो क्या कर रहा है, वो खुद से अपने आप को दोबारा कॉल कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात सही है। अच्छा, अब क्या होगा, यहाँ पर दोबारा से फंक्शन को कॉल किया जाएगा। कौन सा फंक्शन होगा आपका? यही वाला फंक्शन होगा दोबारा से। अब जब सेकेंड टाइम आपका दोबारा ये फंक्शन काम करेगा या एग्जीक्यूट होगा तो फिर जैसे ही अंदर पहुंचेगा कंपाइलर, उसको पता चलेगा दोबारा से कॉल हो रहा है। मतलब थोड़ा सा समझ रहे हैं कि कोई एंड पॉइंट अब दिख नहीं रहा। ये जब अंदर, मतलब जब फंक्शन कॉल किया जाएगा, कंपाइलर फंक्शन के अंदर पहुंचेगा तो अंदर क्या होगा, पहले ही पार्ट उसको मिल रहा है कि वो फंक्शन दोबारा कॉल हो रहा है। बस वो कॉल ही करता रहेगा, कॉल ही करता रहेगा, आगे कुछ एग्जीक्यूशन की तरफ नहीं जा सकेगा। पॉइंट समझ रहे हैं? तो 20 लिखें 30 लिखें, असल में यहाँ पे कुछ भी आंसर आने वाला नहीं है। तो ज़रा एरर देखें, एरर क्या दिखाता है ये हमें, मैक्सिमम रिकर्जन डेप्थ एक्सीडेड, मतलब
हमने एक तरीके से ये इनफाइनाइट लूप चला दिया था, सही है। एक तरीके से हमने इनफाइनाइट लूप चला दिया था जिसमें हमने क्या किया, फंक्शन को बार बार कॉल किया, ठीक है। और इस तरह कॉल किया कि फंक्शन का आउटपुट हमें नहीं मिल रहा था, बस वो फंक्शन कॉल हुआ जा रहा था कंटिन्यूसली, ठीक है। तो ज़रा देखें पहले कहाँ से मसला स्टार्ट हुआ आपका, इस लाइन से, जो कि हमने यहाँ पे देखा, सही है। उसके बाद आपके पास कहाँ मसला आया, M1 सेल्फ डॉट M1 + 20, मतलब आपके पास मसला सेकंड स्टेप में कहाँ पे आया, इस जगह पर आया। मतलब आपकी जो उस एरर की बिगिनिंग हो रही है वो कहाँ से हो रही है, इस लाइन से हो रही है। इस लाइन के बाद आपके पास कंपाइलर आपको यहाँ पर एरर दिखा रहा है, देख रहे हैं, एरो की मदद से, सही है। और फिर आपको मतलब फर्दर क्या बता रहा है कि C.M1 एट लाइन 15, मतलब इसने इतनी मरतबा क्या किया है, इस फंक्शन को कॉल कर लिया कुछ सेकंड्स के अंदर हमारे, ठीक है। तो एंड दी एंड क्या हुआ कि उसने बता दिया कि भाई उसने मैक्सिमम टाइम्स फंक्शन को चला तो दिया लेकिन उसका कोई आउटपुट या वो फंक्शन रुकता हुआ नहीं दिख रहा, फंक्शन के अंदर कोई ऐसी कंडीशन नहीं कि वो स्टॉप हो सके, तो बस वो फंक्शन कॉल हुआ जा रहा है और वो चलाया जा रहा है लेकिन उसका कोई आउटपुट नहीं आ रहा, वो फंक्शन जिसकी वजह से रुक नहीं रहा, ठीक है भाई। तो एक छोटा सा क्वेश्चन बाकी था, अभी हम आगे बढ़ते हैं पॉलीमॉर्फिज्म पे, ठीक है। लास्ट 2 टॉपिक्स हैं हमारे, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन। इंशाल्लाह इसके बाद हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंप्लीट है, तो ज़रा जल्दी से उसको कवर करते हैं। देखें पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, ठीक है। हमने ये केमिस्ट्री में पढ़ा, केमिस्ट्री में ही पढ़ा था, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की। पॉलीमॉर्फिज्म एक फिनोमेना होता था, ठीक है, या पॉलीमर्स हम बोला करते थे। हमारे जितने भी ये प्लास्टिक वगैरह होते हैं, क्या होते हैं, प्लास्टिक्स, ये पॉलीमर्स होते हैं। मतलब इसके अंदर बहुत छोटे छोटे से मोनोमर्स, छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं या छोटे आपके एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो कंबाइन होते हैं। जब वो कंबाइन होते हैं तो एक आपके पास क्या होती है, एक बिगर फॉर्म बनती है, एक लार्जर फॉर्म बनती है, सही है। तो यहाँ पे भी क्या है, पॉली का मतलब एक से ज़्यादा फॉर्म्स की बात होने वाली है, ठीक है। तो मॉर्फिज्म एक्चुअली फॉर्म्स को बोल रहे हैं और पॉली मतलब एक से ज़्यादा, ठीक है। तो मतलब कुछ इस तरह की बात होने वाली है कि आपके पास एक चीज़ होगी लेकिन उसकी एक से ज़्यादा एग्जिस्टेंस अकर होगी, ठीक है। एक से ज़्यादा तरीके से वो बिहेव कर रहा होगा या एक से ज़्यादा तरीके से वो एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो ये उसका होल आइडिया है। अच्छा, इसमें पहला पॉइंट क्या है, मेथड ओवर राइडिंग। पॉलीमॉर्फिज्म में सबसे पहली चीज़ क्या आती है, मेथड ओवर राइडिंग। तो मेथड ओवर राइडिंग हम ऊपर देख चुके हैं, क्या होता है। लेट्स से आपके पास एक क्लास ए है या पेरेंट क्लास है, उसको हमने इनहेरिट किया क्लास चाइल्ड के अंदर, चाइल्ड क्लास में उसको हमने इनहेरिट किया, उसमें भी एक मेथड मौजूद है और वही मेथड जिस नाम से है ना, वही सेम मेथड, मतलब उस मेथड का सेम नाम हमारे पास चाइल्ड क्लास में भी मौजूद है। तो हमने देखा था अगर हम सुपर फंक्शन का यूज़ नहीं करते तो क्या होता है, हमारा ऊपर वाला मेथड ओवरराइड हो जाता है और सिर्फ चाइल्ड वाला काम कर रहा होता है, ठीक है। तो बात समझ रहे हैं कि वो फंक्शन की क्या थी, एक से ज़्यादा फॉर्म्स मौजूद थी ना, ठीक है। मतलब एक से ज़्यादा फॉर्म्स, मतलब ऊपर वाला फंक्शन क्या कर रहा है, कुछ अलग काम कर रहा हो सकता है पेरेंट के अंदर, चाइल्ड के अंदर वही मेथड नेम भले सेम है, ठीक है, नाम भले उसका एक ही जैसा है लेकिन हो सकता है कोड की फंक्शनलिटी डिफरेंट हो, सही है। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, मेथड ओवर राइडिंग वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है। तो मैनी फॉर्म्स हैं, सही है, लेकिन काम कौन सा करेगा, आपको पता है कॉन्सेप्ट के नीचे वाला काम कर रहा होगा। सुपर अगर लगा दे तो फिर जाहिर सी बात है ऊपर वाला भी चल जाएगा। तो पहली चीज़ तो क्या हो गई, ये आपकी मेथड ओवर राइडिंग हो गई। और हमने इसको तकरीबन 2 या 3 की सिनेरियोज़ में देखा है। एक तो हमने मल्टी लेवल इसी में देखा, मल्टी लेवल वाले के अंदर, ठीक है। इसके अलावा हमने उसको डायमंड प्रॉब्लम वाले में भी सिनेरियो में देखा है, सही है। तो एक तो आपकी क्या होगा, मेथड ओवर राइडिंग वाला कॉन्सेप्ट हो गया कि आपके पास क्या होती है, मेथड ओवर राइडिंग के अंदर भी एक से ज़्यादा फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं मेथड्स की, या एक से ज़्यादा मेथड्स सेम मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं सेम नेम के साथ। जब मैं सेम बोला तो मतलब नेम के हिसाब से बात हो रही है, कोड की फंक्शनलिटी ऑफ कोर्स डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। तो आपके पास एक तो चीज़ ये हो गई। अच्छा, अब है मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है, मेथड ओवरलोडिंग ज़रा देखते हैं। लेट से हम एक क्लास बनाते हैं, ठीक है, और इस क्लास का नाम देते हैं लेट से एरिया, ठीक है। इसका नाम क्या दिया, एरिया दिया। अब मैं इस क्लास के अंदर ना एक मेथड लिखता हूँ, ठीक है, और वो मेथड क्या करेगा, लेट से मेरे सर्कल का एरिया निकालेगा। किसका एरिया निकाल के देगा, सर्कल का एरिया निकाल के देगा। तो मैं एक मेथड बनाता हूँ, अंदर जाके मैं बोलता हूँ डेफ और कैलकुलेट एरिया नाम दे देता हूँ मैं इसको। अंदर क्या लिखना होगा मुझे, सेल्फ, ठीक है। क्लास के अंदर मेथड बन रहा है तो आपका सेल्फ लाजमी आएगा, ठीक है। और मैंने बोला रिटर्न कर दो। अच्छा, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा 3.142
टाइम्स, और हमें रेडियस चाहिए हो तो हम रेडियस क्या करते हैं, यूज़र से इनपुट में ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रेडियस। सही है, हम यहाँ भी रेडियस ले सकते हैं इस तरीके से, और अगर आप चाहें तो कंस्ट्रक्टर के अंदर भी रेडियस का एक पैरामीटर बना दें, ताकि जब आपका इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है उसी टाइम पे वो क्या करे, यूज़र रेडियस दे दे। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी है। मैंने फिलहाल क्या किया, इसको मेथड के अंदर यहाँ पे लिखवा दिया। तो मैं क्या करूँगा, पाई आर स्क्वायर मतलब रेडियस टाइम्स रेडियस की पावर 2। ठीक है अच्छा, आपके पास ये एक एरिया हो गया किसका, सर्कल का। अच्छा, अब बात समझें मेरी, चूँकि ये किसकी क्लास है, एरिया की क्लास है, तो मैंने असल में इसको एरिया का नाम इस वजह से दिया क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं जो हूँ ना इस क्लास को यूज़ करूँ डिफरेंट शेप्स के एरियाज़ कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, डिफरेंट शेप्स के एरियाज़ को कैलकुलेट करने के लिए। सर्कल का एरिया हो सकता है आपका, हो सकता है किसी स्क्वायर ऑब्जेक्ट का हो, किसी रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट का एरिया हो। ठीक है, या इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं। हमने ये क्लास बनाई ही इसलिए ताकि हम क्या करें, जितनी भी शेप्स एग्जिस्ट करती हैं ना उसके हम क्या करें, सारे एरियाज़ के मेथड्स यहाँ पे डिफाइन कर दें, एरियाज़ कैलकुलेट करने के मेथड्स डिफाइन कर दें। सही है, तो लेट से मैं एक और यहाँ पे मेथड बनाता हूँ, डेफ कैलकुलेट एरिया बोल के। अच्छा, नाम मैं सेम रख रहा हूँ। ठीक है, नाम क्या कर रहा हूँ, मैं सेम रख रहा हूँ, लेकिन इसमें मेरी लॉजिक क्या होगी, लेट से मैं इसको इस मेथड को बना रहा हूँ किसके लिए, सर्कल उसके लिए, रेक्टेंगल के लिए। अच्छा, रेक्टेंगल के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, तो लेट से हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं एल कोमा बी लिख देते हैं। सही है, कि मुझे 2 इनपुट चाहिए। सही, उसके बाद मैं क्या करूँगा, रिटर्न करवा दूँगा किसको, लेंथ टाइम्स ब्रेथ। बस ये हुआ ना एरिया का फॉर्मूला, इसका सिंपल, लेंथ टाइम्स ब्रेथ आपका क्या होता है, रेक्टेंगल या स्क्वायर, दोनों के लिए यही सेम फार्मूला होता है। तो हुआ क्या कि मैंने एक ही क्लास के अंदर 2 डिफरेंट लॉजिक के मेथड्स बनाए, लेकिन दोनों के नाम क्या रखे, सेम रखे। ठीक है, तो सॉरी, एग्जीक्यूट करते हैं और ज़रा इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो मैं क्या बोलूँगा भाई, लेट से मैं C1 बोल देता हूँ। ठीक है, सर्कल एरिया मतलब बोलना चाह रहा हूँ मैं, तो मैंने इसको C1 का नाम दे दिया। इक्वल्स टू क्या लिखूँगा मैं, एरिया ब्रैकेट्स बनाऊँगा, और मुझे अभी इसमें कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करनी। क्यों नहीं करनी, क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई पैरामीटर डिफाइन नहीं किया हुआ। सही है, एग्जीक्यूट किया, आपका ऑब्जेक्ट बन गया। सही है, अच्छा अब समझिएगा बात को, जब मैंने ये ऑब्जेक्ट बना दिया उसको क्या नाम दे दिया भाई मैंने, C1, जिसमें मेरा ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर हुआ हुआ है। अब अगर मैं, आप लोगों को मालूम है कि अगर C1 करके मैं डॉट लिखूं तो मुझे ये दोनों ही मेथड्स के नाम शो होंगे ना, क्योंकि दोनों ही क्या है, नॉन प्राइवेट मेथड्स हैं, प्राइवेट नहीं है, नॉन प्राइवेट मेथड्स हैं। तो अगर मैं लिखता हूँ C1 डॉट, ठीक है, तो क्या दिखा रहा है मुझे, कैलकुलेट एरिया। कैलकुलेट एरिया मतलब दोनों नाम सेम है ना असल में, अगर मैंने डिफरेंट रखे होते तो दोनों के नाम दिख रहे होते, लेकिन सिंस क्या हो रहा है कि हमने दोनों मेथड्स के अंदर सेम ही नाम का यूज़ किया है, तो क्या हो रहा है कि उसने एक ही नाम हमें दिखा दिया है। ठीक है, मर्ज कर दिया, या उसको समझ रहा है कि दोनों मेथड्स क्या हैं, एक है। अभी पॉइंट पे लेकर आता हूँ कि 2 क्यों नहीं दिखा रहा। पहले ये समझे कि जब हमने नाम सेम रखे ना, तो वो समझ रहा है कि भाई दोनों मेथड्स क्या हैं, सेम है। या दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं कि आपके पास इसने किसी एक मेथड को कंसिडर कर लिया, दूसरे वाले को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। ओवर राइडिंग वाला कॉन्सेप्ट चला रहा है वो। ठीक है, ओवर राइडिंग वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज़ कर रहा है वो। ठीक है, अब ज़रा समझिएगा पॉइंट को। मैंने कहा लेट से कि मैं कैलकुलेट एरिया यहाँ पे लिखता हूँ मेथड, और मैं यहाँ पे कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ इस रेडियस को, इस रेडियस वाली पार्ट से, मतलब इस रेडियस को देकर मैं सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। सही है, लेकिन आप लोगों ने अभी और किया होगा कि मुझसे क्या बोल रहा है भाई, ये लेंथ और ब्रेथ दे दो। मतलब ऊपर वाले मेथड को इसने क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया, नीचे वाले पे सिर्फ हमें ये मतलब उसको कंसीडर कर रहा है नीचे वाले को। और ऐसा क्यों हो रहा है, चूँकि नाम सेम है ना। ठीक है, फंक्शन मेथड का नाम सेम है, इस वजह से ये सब मसला आ रहा है। ठीक है, तो होना तो इसको ये चाहिए था कि यहाँ पर ये क्या करता, पैरामीटर पे डिपेंड करता। लेट से मैं यहाँ पे एक नंबर दे देता हूँ 5। ठीक है, मैंने एक नंबर दे दिया 5। मैं इसको चलाना चाह रहा हूँ, इस मेथड को मैं चलाना चाह रहा हूँ सर्कल के एरिया कैलकुलेट करने के लिए। तो मुझे ज़रा बताएं इसके अंदर कितनी आर्ग्यूमेंट देने की ज़रूरत है। एक आर्ग्यूमेंट, कोई भी रेडियस की वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे 5 दे दिया, ज़रा देखिएगा ये एरर दे देगा। ठीक है, क्यों दे रहा है, वही वही वाली बात कि आपने देखा था कि भाई वो असल में ऊपर वाले को कंसिडर ही नहीं कर रहा है, नीचे वाले को कर रहा है। सही है,
तो पॉइंट समझाने का क्या है कि सॉरी, पाइथन के अंदर मेथड ओवरलोडिंग सपोर्टेड नहीं है। मेथड ओवरलोडिंग काम नहीं करती, ओवरराइड तो काम करता है। ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के। अगर आप जैसे कोई भी कोर्स उठाएंगे ना जावा स्क्रिप्ट का या किसी भी चीज़ का, तो आपको ये दो कॉन्सेप्ट्स लास्ट में मिलेंगे, मेथड ओवरराइडिंग और मेथड ओवरलोडिंग। तो जावा स्क्रिप्ट और दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर मेथड ओवरलोडिंग सपोर्टेड होती है, वो काम करती है। पाइथन के अंदर मेथड ओवरलोडिंग आपका काम नहीं करता, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम नहीं करता। मेरी बात समझ रहे हैं? तो हालांकि दूसरी लैंग्वेज में क्या होता है, दूसरी लैंग्वेज में ना वो पैरामीटर आर्गूमेंट के भी हाफ पे डिसाइड कर रहा होता है। अगर आपने एक आर्गूमेंट दिया ना, तो वो लैंग्वेज का कंपाइलर समझ जाता है, अच्छा भाई यूज़र ने अगर एक आर्गूमेंट दिया है ना, तो वो लाजमी सी बात है ये वाला मेथड चलाना चाह रहा है। अगर उसने दो आर्गूमेंट दिए तो वो ये वाला मेथड चलाना चाह रहा है। लेट्स से अगर हमने एक और कोई मेथड बनाया हुआ है नीचे जिसमें हमने 3 आर्गूमेंट्स रखे हुए, तो अगर हम 3 आर्गूमेंट्स देंगे तो आपका थर्ड वाला मेथड चलेगा। समझ रहे हैं? दूसरी लैंग्वेज में मसला नहीं होता, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आपका ये मसला आता है, जिसका मतलब क्या है कि भाई मेथड ओवरलोडिंग यहाँ पर काम नहीं करती। तो ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? सही है? अच्छा देखें, समरी इसकी यही है कि हमने क्या किया, सेम नाम से मेथड्स बना दिए। ठीक है, अगर आप नाम डिफरेंट कर देंगे ना फिर तो मसले की बात ही नहीं है, लेकिन जो मेथड ओवरलोडिंग ही रहेगा वो। यानी हम इसमें रेडियस चला ही नहीं सकते। क्या नहीं चला सकते? रेडियस का मतलब रेडियस के मेथड हम नहीं चला सकते। हाँ, चला नहीं सकते, लेकिन एक तरीका होता है, उसको डिस्कस करते हैं कि हम इसको फिर भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी नॉर्मल लॉजिक है, वो मेथड ओवरलोडिंग वाली लॉजिक नहीं है प्रॉपर। ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग की लॉजिक समझिएगा, क्या होता है कि अगर आपने दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर सेम नेम के बहुत सारे मेथड्स बना दिए, जिस तरह भी हमने फ़िलहाल 2 बनाए हुए, तो दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर मसला नहीं आता। मतलब अगर आपने एक आर्गूमेंट दिया, तो अब जिस मेथड के अंदर वो एक आर्गूमेंट एक्सेप्ट कर रहा होगा ना, वो वाला मेथड आपका जाके चल पड़ेगा और आपका आउटपुट दे देगा। ठीक है, लेट्स से कोई दूसरा मेथड है, उसके अंदर आपने 5 आर्गूमेंट्स दिए हुए, 5 पैरामीटर्स डिफाइन किए, मतलब आपको 5 आर्गूमेंट्स देने, तो आपने 5 आर्गूमेंट्स दिए, तो आपका ऑटोमेटिकली वाला मेथड ट्रिगर हो जाएगा, वो चल पड़ेगा, आंसर दे देगा। सही। लेकिन पाइथन के अंदर आप देख रहे हैं उसने क्या किया कि हमारे 2 मेथड्स में से सिर्फ लास्ट वाले मेथड को कंसिडर किया। ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है कि आपका यहाँ पे ओवरलोडिंग वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं कर रहा, अनलाइक अदर लैंग्वेजेस। हाँ बोले। जैसे कि हमने इनहेरिटेंस में देखा, अगर हम एक मेथड बनाते हैं ब्रैकेट में, एक बनाते हैं चाइल्ड में, तो अगर तब हम ये करें सेम नेम के मेथड, वहाँ भी ओवरलोडिंग है वहाँ। अच्छा, वो जो है ना आपकी ओवरलोडिंग नहीं होगी, फिर आपका वहाँ पे प्योर ओवरराइडिंग वाला कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि हम इनहेरिट कर रहे हैं। इनहेरिट के वक्त क्या हो रहा होता है, आपका जो मतलब हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं क्या होती है, मेथड ओवरलोडिंग की होती है, सॉरी ओवरराइडिंग की, सॉरी मेथड ओवरराइडिंग की क्या होती है, वहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही होती है। अभी हम सेम ही क्लास में खड़े हुए हैं, क्लास हमारे पास सेम है, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, सेम ही नाम के बहुत सारे मेथड्स बना रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट तो वही ओवरराइडिंग वाला है, लेकिन हम इसको बोलेंगे क्या, मेथड ओवरलोडिंग। कि क्या है, हम एक ही क्लास में रहते हुए बहुत सारे मेथड्स बना रहे हैं। ठीक है, तो इन मेथड्स में से आपके पास वो वाला चलेगा जो सबसे बॉटम पे लिखा हुआ है। लेट से मैंने सेम नाम के 10 और मेथड बना दिए, तो क्या होगा, सबसे लास्ट वाला मेथड क्या होगा, चल रहा होगा, ऊपर वाले सारे क्या हो जाएंगे, डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो अगर समझने के लिहाज से देखें, बात वही ओवरराइडिंग वाली हो रही है, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, क्योंकि हम सेम क्लास में रहते हुए ये काम कर रहे हैं ना, हमारे बहुत सारे मेथड्स हैं लेकिन सेम नाम के, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओवरलोडिंग। ठीक है, तो ज़रा आप गौर करें कि मैनी फॉर्म्स हैं, मतलब मेरे पास एक कैलकुलेट एरिया करके एक मेथड का नाम है, तो इसकी एक से ज़्यादा फॉर्म्स मौजूद हैं, एक से ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा इसकी क्या बोलना चाहिए, डेफिनेशंस मौजूद हैं। मतलब हमने एक से ज़्यादा मरतबा सेम नाम के मेथड को डिफाइन किया हुआ है, ऑल्दो काम डिफरेंट हो रहा है, लेकिन सेम नाम का हमने एक से ज़्यादा मेथड बार बार लिखा हुआ है। सही है। तो पॉलीमॉर्फिज्म में क्या बात की थी, मेनी फॉर्म्स, किसी भी चीज़ की एक से ज़्यादा फॉर्म्स। ठीक है, तो हमने देखा कि मेथड ओवरलोडिंग यहाँ पे काम नहीं करती। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सही है। अब इसका एक मतलब तरीका होता है इसको काम करवाने का, वो क्या होता है कि लेट से मैं इसी चीज़ को कॉपी करता हूँ और इसको ना थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। किस तरह मॉडिफाई करना पड़ेगा, हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, वो क्या था कि क्या नाम था उसका, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट। हाँ, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट करके एक चीज़ थी। हाँ, 3 चीज़ें थी, पोजिशनल आर्गूमेंट, कीवर्ड आर्गूमेंट और डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट क्या होता है, हमारे पास डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट ये होता है कि भाई हम जब फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं ना, तो उसमें जो पैरामीटर्स लिखे हैं उसकी वैल्यू हम उसी टाइम पे असाइन कर देते हैं, उसी टाइम पे उसकी कुछ रैंडम वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब लेट से मुझे क्या करना है, इस मेथड को ना, इस एक मेथड को क्या करना है,
दो पर्पज़ के लिए चलाना है, सर्कल के लिए भी चलाना है और उसके लिए भी रेक्टेंगल के लिए भी चलाना है, ठीक है। अगेन ये प्रॉपर ओवरलोडिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब हम ये थोड़ी सी जुगाड़ तरीके से काम करवा सकते हैं, लेकिन अगेन वो पॉइंट याद रखिएगा, एमसीक्यू से पॉइंट ऑफ व्यू से मेथड ओवरलोडिंग पाइथन के अंदर सपोर्टेड नहीं है, दूसरी लैंग्वेज में होती है। तो लेट्स मैं क्या करता हूँ, मैं अब एक मेथड बना रहा हूँ और मेथड की मदद से क्या करूँगा, मैं उसी मेथड को यूज़ करूँगा सर्कल के लिए भी और उसी मेथड को यूज़ करूँगा स्क्वायर या रेक्टेंगल के लिए भी, सही है। तो अब आपको पता है कि भाई दोनों डिफरेंट शेप्स हैं और दोनों के लिए अलग अलग पैरामीटर पे कैलकुलेशन होती है। जैसे रेडियस, सर्कल के एरिया के लिए सिर्फ रेडियस चाहिए, लेकिन अगर रेक्टेंगल या स्क्वायर पे आ जाए तो हमें कितने पैरामीटर चाहिए, कितने इनपुट चाहिए, एटलीस्ट 2 इनपुट्स चाहिए। तो दोनों के लिए पैरामीटर्स जो हैं या जो इनपुट है वो डिफरेंट है हमारे पास, लेकिन हम कुछ इस तरह की लॉजिक लिखेंगे कि दोनों हमारे पास एक ही मेथड में हैंडल हो रही हूँ। तो क्या करना होगा, लेट से मैं यहाँ पे बिल्कुल एक रैंडम रखता हूँ, रैंडम वेरिएबल रखता हूँ, रैंडम पैरामीटर रखता हूँ। एक को मैंने बोल दिया लेट से x, ठीक है, और दूसरे को मैंने बोल दिया y, और इसके अंदर मैंने y वाले को एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर दी 0, ठीक है। दो मैंने यहाँ पे पैरामीटर्स ले लिए, ठीक है। तो आपके पास क्या है, एक एक्चुअल पैरामीटर है, दूसरे वाले को हम क्या बोलते हैं, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। ये बात याद रखिएगा कि अगर आप फंक्शन डिफाइन करते हुए पैरामीटर की वैल्यू खुद से ही असाइन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट कहलाता है, सही है। अच्छा, अब करेंगे क्या, हम यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, क्या लिखूंगा, लेट से इसको थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में समझें। लेट से हमारे पास मेथड बना हुआ है, यूज़र आया, यूज़र ने इस फंक्शन को कॉल किया, ठीक है, इस फंक्शन को कॉल किया, और अगर यूज़र हमें सिर्फ एक इनपुट देता है, एक नंबर प्रोवाइड करता है, मेरी बात समझ रहे हैं। लेट से अभी ये आपका फंक्शन कंप्लीट नहीं है, मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया पास, ठीक है। क्लास बन गई, मैंने एक बोल दिया लेट से A1 एरिया 1 इक्वल्स टू एरिया का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने A1 डॉट करके कैलकुलेट एरिया मेथड कॉल किया, और मैंने इस मेथड के अंदर सिर्फ एक नंबर दिया। कितना नंबर दिया, एक इनपुट दिया, लेट से मैंने 4 बोल दिया, ठीक है। अब अगर यूज़र की इंटेंशन ज़रा सोच के बताएं, अगर वो एक नंबर दे रहा है हमारे मेथड के अंदर तो यूज़र की इंटेंशन क्या है कि सर्कल का एरिया निकालना या कैलकुलस स्क्वायर या रेक्टेंगल का एरिया निकालना, सर्कल का एरिया निकालना, अगर वो एक नंबर दे रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने इसीलिए ना इस नंबर को, जो यूज़र एक नंबर देगा उसको किस में स्टोर करवा लिया, x में स्टोर करवा दिया, ठीक है। और उस टाइम पे आपका y क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि भाई अगर आपका y 0 है, मतलब यूज़र ने उसमें कोई वैल्यू सेट नहीं करी। इमेजिन करें अगेन यहीं पे कि अगर यूज़र ने यहाँ पर आके हमें 2 नंबर दे दिए होते 4,5 या 4,6, तो अब एक्चुअली आपकी y की वैल्यू क्या हो रही होगी, ओवरराइड हो रही होगी, 0 से हट के क्या हो जाएगी, वो 6 हो जाएगी, जो भी यूज़र ने दी है, समझ रहे हैं। तो हमने क्या किया, खुद से यहाँ पे इसको सेट भी कर दिया, और हम बोल भी रहे कि भाई अगर यूज़र ने इसके अंदर कोई वैल्यू सेट नहीं करवाई हुई या कोई वैल्यू सेंड नहीं की हुई, तो मतलब क्या है, हमारा यूज़र की इंटेंशन क्या है, रेडियस की मदद से एरिया ऑफ द सर्कल कैलकुलेट करना, उसकी इंटेंशन। बिल्कुल, तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को इसके इंडेंटेशन लेवल पे करवा देंगे, लेकिन हमें यहाँ पे रेडियस की जगह क्या लिखना होगा भाई, x लिखना होगा, एग्जैक्टली, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, एक तरीके से ये आपका अब ओवरलोडिंग वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। अब ज़रा समझें दूसरी चीज़ कि अभी हमारे पास क्या हुआ है, ये सर्कल के एरिया का पार्ट के मतलब कंप्लीट हो गया। अब अगर मैंने इसी को यूज़ करना है, इसी मेथड को यूज़ करना है, किसके लिए, स्क्वायर या रेक्टेंगल के लिए, तो मैं क्या लिखूँगा, एलिफ या एल्स करके, हाँ एल्स लिख लेते हैं। एल्स मतलब उसने अगर दोनों वैल्यूज़ हमें प्रोवाइड की हुई हैं तो हम क्या बोलेंगे कि रिटर्न कर दो इस सिनेरियो में हमारे पास क्या, लेंथ नहीं होगा, क्या होगा भाई, x टाइम्स y। तो इस तरीके से हमने क्या किया, उस चीज़ को मॉडिफाई कर दिया। अब आपकी चीज़ एक ही है, लेकिन अभी भी क्या कर रही है, इसकी फॉर्म्स एक से ज़्यादा है। मतलब ये फंक्शनैलिटी किस तरह की क्या बोलेंगे, फंक्शनैलिटी किस तरीके की है इसकी, कि चीज़ एक है लेकिन ये 2 तरीके से काम करेगा। अगर सिंगल इनपुट है, सिंगल वैल्यू प्रोवाइड की जा रही है तो सर्कल के लिए, अगर 2 इनपुट्स दिए जा रहे हैं, 2 नंबर्स दिए जा रहे हैं तो रेक्टेंगल या स्क्वायर के लिए काम करेगा। हाँ, जिसकी 2 फंक्शनैलिटी हैं, ठीक है। लेकिन इसको हम और भी मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर 3 के लिए हमने बनाना तो फिर और ऊपर पैरामीटर यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, और अगेन फिर हम एल्स को चेंज करेंगे, एलिफ के अंदर कंडीशन मॉडिफाई करके फिर हम और भी कंडीशन यहाँ पे लगा सकते हैं। तो एक ये मेथड है आपका, मतलब एक ये तरीक़ेकार है जिसकी मदद से हम
थोड़ा बहुत मेथड ओवरलोडिंग वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे चला लेते हैं, लेकिन जो प्रॉपर होता है ना, जो असल तरीका पीछे हमने देखा था कि भाई आपने क्या किया, अच्छा तरीका पता है क्या होता है? अच्छा तरीका ये होता है कि भाई आपने हर शेप के लिए एक अलग मेथड बनाया हुआ है, ये ज़्यादा इफेक्टिव तरीका होता है। ठीक है, देख रहे हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन भी नहीं हो रही। सिंपल रेडियस दो, कैलकुलेट करो, आंसर दो, 2 इनपुट दो यहाँ पे, लेंथ और ब्रेथ, और इसका आंसर दो। ठीक है, अगर कल को कोई थर्ड शेप आ जाती है तो हम उसके लिए भी अलग से मेथड बना के काम कर सकते हैं, लेकिन ये काम ही नहीं कर रहा है यहाँ पे। सही है ना? तो फिर हम क्या करते हैं, इस तरीके से काम करते हुए मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है भाई, ये चीज़ क्लियर है? तो लास्ट चीज़ जल्दी से देखें, लास्ट है हमारे पास ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब ये क्या चीज़ होती है, देखें इस चीज़ को हम पढ़ चुके हैं पहले की सिनेरियोज़ के अंदर, पहले की क्लासेस के अंदर। लेट से अगर मैं लिखता हूँ हेलो और मैं लिखता हूँ प्लस और यहाँ पे लिखता हूँ वर्ल्ड। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे प्लस क्या करेगा, कॉनकैटिनेशन का काम करेगा। क्या करेगा यहाँ पर? कॉनकैटिनेशन का काम करेगा। एग्जीक्यूट किया, उसने कॉनकैटिनेट कर दिया। सही है, लेकिन इसका असल मकसद ये तो नहीं है ना, मतलब प्लस ऑपरेटर का असल पर्पज़ क्या होता है? एडिशन के लिए इसका यूज़ करना। तो अगर मैं लिखता हूँ 4 + 6, तो असल मकसद इसका ये वाला है कि प्लस का जो हम यूज़ करें ना, क्या करेगा? एडिशन करेगा। तो ज़रा समझिएगा, प्लस ऑपरेटर है आपका, वो स्ट्रिंग पर भी काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन स्ट्रिंग पे किस तरह से काम कर रहा है? इनकी एस की वैल्यूज़ को सम नहीं कर रहा, समझिएगा। जस्ट क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है या मर्ज कर रहा है, कंबाइन कर रहा है। ठीक है, सारी एस की वैल्यूज़ या एस की वैल्यूज़ को छोड़ें, सारे लेटर्स क्या कर रहा है? एक साथ जोड़ के लिख रहा है। एक फंक्शनैलिटी होगा इसी प्लस ऑपरेटर की। चीज़ एक है, लेकिन क्या हुआ? एक फंक्शनैलिटी। इसी प्लस ऑपरेटर की दूसरी फंक्शनैलिटी क्या है कि भाई आपको ये सम करके दे देता है। ठीक है, अच्छा मज़े की बात कि ये सिर्फ स्ट्रिंग और नंबर्स पे काम नहीं करता, ये आपके इंटीजर फ्लोट पे भी काम करेगा, टपल पे भी करेगा। ठीक है, और लिस्ट पे भी करेगा। ठीक है, बात वही है कि मतलब कर क्या रहा होगा? कॉन्कैटिनेट ही कर रहा होगा वर्ड्स को, लेकिन अलग अलग क्या कर रहा है? ये अलग अलग डेटा टाइप्स पे काम कर रहा है और एक से ज़्यादा इसकी फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होती है? ये आपके पास ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती है। ठीक है, इसकी यूजुअली इतनी कोई ज़रूरत होती नहीं है हमें, मतलब हम खुद से क्या कर सकते हैं, अगर चाहें तो इस प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हुए ना अपनी डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ अचीव करवा सकते हैं। अगर आपको याद हो, हमने एक पीछे क्लास बनाई थी, क्या नाम था उस क्लास का? फ्रैक्शन की हमने कोई क्लास बनाई थी, मुझे याद पड़ रहा है, फ्रैक्शन की क्लास बनाई थी हमने। वहाँ पे हमने बात की थी कि अगर हम फ्रैक्शन क्लास के 2 ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, उनको प्लस करने की कोशिश करते हैं तो काम नहीं करता, वो याद होगा, एरर दे देता है। तो हमें बताना पड़ता है कि भाई जब भी तुम 2 ऑब्जेक्ट्स के दरमियान यूज़र प्लस लगा के तुम्हें बताए ना इसको प्लस करो, तो उसने बिहेव किस तरह करना है, हमने वहाँ पे भी कोड लिखा था। मेरी बात समझ रहे हैं? तो हमने वो हमने ये जो फंक्शनैलिटी अचीव की थी, किससे की थी? आई थिंक _ऐड _, ये वाला मेथड हमने वहाँ पे यूज़ किया था। और हमने उसको गाइड किया था कि तुम क्या करो, अगर 2 ऑब्जेक्ट्स के साथ, अगर उस क्लास के 2 ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कोई प्लस ऑपरेटर का यूज़ करे तो तुमने किस तरह से आउटपुट देना है। समझ रहे हैं? तो हमने उसी प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हुए, आई थिंक मुझे याद पड़ा शायद हमने स्ट्रिंग में डेटा को रिटर्न करवाया था। सही है, एक रिकैप कर लिएगा जाकर। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उसी प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हुए उसको सम भी करवा के आउटपुट में दे सकते थे। ठीक है, तो समराइज़ करते हैं जल्दी से कि भाई आपकी जो मेथड ओवरलोडिंग होती है, पॉलीमॉर्फिज्म, उसका मतलब क्या होता है कि एक से ज़्यादा फॉर्म्स। अब वो डिफरेंट तरीके से हो सकती है, वो फंक्शनैलिटी वाइज भी हो सकती है, वो आपकी कोड के हिसाब से भी हो सकती है। मतलब एक से ज़्यादा मेथड्स भी क्या हो सकते हैं आपके पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट में आ सकते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट इसका मेथड ओवरराइडिंग है, दूसरा कॉन्सेप्ट मेथड ओवरलोडिंग है, जो कि पाइथन के अंदर सपोर्टेड नहीं है लेकिन जुगाड़ू तरीके से लिखी जा सकती है, ये वाला कॉन्सेप्ट। और थर्ड, हाँ, एंड तो यही है कि नहीं हो सकता, ठीक है, अनलाइक अदर लैंग्वेजेस। और थर्ड क्या है आपके पास? ऑपरेटर ओवरलोडिंग। बस इसमें यही है, इसमें कोई इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्शन। छोटा सा है, बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जरा जल्दी से समझते हैं इसको। चलें इसके पॉइंट से 2 या 3 मैं आपको बताता हूँ। पहले ज़रा समझें मैंने क्या किया है। मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी है सबसे पहले तो, कि फ्रॉम ABC इम्पोर्ट ABC, कैपिटल ABC। अब ये है क्या, असल में हमारे पास ये जो ABC है ना, ये हमारी फ़ाइल का नेम है।
जैसे अभी मेरी फाइल का नाम क्या है, लेक्चर 36 है, नहीं सॉरी लेक्चर 35 फिलहाल मैं अभी काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारी क्लास का नाम, फाइल का नाम क्या है, इस तरीके से लेक्चर 35 है हमारी फाइल का नाम, लेकिन एक फ़ाइल है हमारे पास जो पाइथन की डायरेक्टरी में पड़ी हुई है, उसका नाम क्या है, ABC। मैं बोल रहा हूँ उस फाइल में से किसको इंपोर्ट करके लाओ, एक ABC करके, एक ये एक्चुअली क्लास है, ये कैपिटल ABC वाली क्या है, एक क्लास का नाम है, ठीक है। तो उसको इंपोर्ट करके लेकर आओ, सही है। और उसी के अंदर क्या है, कुछ मेथड्स ही पड़े हुए हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उसको भी इंपोर्ट कर लिया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड मैंने लिखा हुआ है, तो एक मेथड है उसका नाम ही यही है एब्स्ट्रैक्ट मेथड, मैंने उसको भी क्या किया यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, सही है। और मैंने क्या किया, एक पहले तो क्या किया, सिंपल सा ज़रा समझें इसको, अगर मैं हटा दूँ, मैंने एक बैंक की क्लास बना ली, बैंक ऐप करके, सही है। अब होता क्या है, ज़रा इसको सिनेरियो समझ लें। देखें, जब भी कोई आपका किसी ऐसी चीज़ पे कोड किया जा रहा होता है ना जिसमें आपके पास सिक्योरिटी ज़रूरी होती है, लेट्स से अगर हम इसकी बात करें कि अगर जैसे इसी सिनेरियो में हम देखें कि अगर आपने जैसे बैंक की वेबसाइट पे लॉगिन करना है या बैंक की ऐप से कनेक्ट करना है, तो क्या होता है, सबसे पहले आपकी ऑथेंटिकेशन की जाती है, मतलब आपसे शायद यूज़र आईडी होती है वो पूछता है और पासवर्ड पूछता है, सही है। समटाइम सिनेरियो के अंदर वो 2FA भी आपके अगर अप्लाई किया हुआ तो आपके पास एक कोड आता है लॉगिन होने पे, मतलब जैसे आप उसको ट्रिगर करेंगे लॉगिन पे, आपसे मोबाइल पे कोड आएगा, फिर आप उसको एंटर करेंगे तो ही आप लॉगिन कर पाते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि लेट से ये जो फंक्शनैलिटी है ना, अब मुझे ज़रा सोच कर बताएं, ये फंक्शनैलिटी हमारे पास भले ही बैंक की मोबाइल ऐप हो, भले ही आप कस्टमर सर्विस से कॉल कर रहे हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, कस्टमर सपोर्ट पे कॉल कर रहे हो, या लेट से आप वेबसाइट पर जाके लॉगिन कर रहे हो, या अब तो जैसे व्हाट्सएप पे भी फीचर आ चुका है वाला कि आप व्हाट्सएप की मदद से भी क्या कर सकते हैं, अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स को, अपनी बैंक डिटेल्स को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो या ये वाली यहाँ पर हो, ठीक है। ये सब ही जगह पे क्या होनी चाहिए, या ATM हो, मतलब डिफरेंट हो सकती हैं जगह, तो आपके पास ये फंक्शनलिटी हर जगह होनी चाहिए, ऐसे ही है। तो आपने क्या किया, आपने लेट से इसको थोड़ा सा अब लेके चलें, आपने एक पेरेंट क्लास बनाई और उस क्लास के अंदर आपने क्या किया, एक मेथड बना दिया, ठीक है, एक मेथड बना दिया जो क्या करेगा, लेट से वो आपकी ना जो आपकी मोबाइल ऐप है या लेट से कि वेबसाइट ऐप है, उसको लॉगिन करने के लिए हेल्प करेगा, लॉगिन करने देगा आपको। भाई मेरा पॉइंट समझ आ रहा है कि एक क्लास बनाई हुई है, आप वेबसाइट करके या कुछ उसका नाम वेबसाइट वेब ऐप करके कुछ भी है, उसमें आपने एक मेथड लिखा जो क्या करेगा, इस तरह की आपकी फंक्शनलिटी चलाएगा, मतलब आपसे पहले यूज़र आईडी नेम पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा, 2FA भेजेगा, फिर जब वो आएगा तो कन्फर्मेशन करेगा एंड सो ऑन। ये सारी फंक्शनलिटी आपने उस क्लास में रखी हुई है, सही है। अब क्या है, अब दो तरीके हो सकते हैं, क्या दो तरीके हो सकते हैं। एक तो तरीका ये हो सकता है कि जब हम इसकी फर्दर चाइल्ड क्लासेस बनाएंगे ना, तो हम क्या करें, उसी वाले मेथड को इनहेरिट कर लें, उस क्लास को इनहेरिट कर लें, तो फंक्शनलिटी हमारे पास भी आ सकती है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर हम इस तरह नहीं करना चाह रहे ना, लेट से हमने अपने कोड में थोड़ी और चेंजेस करनी है, लेट से अगर जैसे आप वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ी कम सिक्योरिटी है, फॉर एग्जांपल, ऐसा होता नहीं है वैसे, लेकिन आप वेबसाइट पे अगर लॉगिन कर रहे हैं तो उस पर कम सिक्योरिटी है, या लेट से मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप पे आपको पता है कि फर्स्ट टाइम आपकी क्या होती है, सिक्योरिटी बड़ी हाई होती है, मतलब आपने जैसे अगर न्यू एप्लीकेशन डाउनलोड करी है तो आपको पहले वो कोड पूछता है, आपकी लोकेशन कंफर्म करता है, मतलब इस तरीके की 2-3 उसमें ऑथेंटिकेशन के लेवल्स होते हैं, सही है। लेकिन एक मरतबा आपने जब सक्सेसफुली उसको लॉगिन कर लिया तो अगली मरतबा सिर्फ आपसे यूज़र आईडी और आपका पासवर्ड मांगता है। हर मरतबा वो आपसे ये नहीं बोलता कि भाई अपना 2FA भेजो या इस तरह की पिन कोड डालो, बार बार इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सही है। तो पॉइंट क्या बता रहा था कि लेट से कि जो आपने पेरेंट क्लास के अंदर कोड लिखा हुआ है ना, एक मेथड बना के लिखा हुआ है जो आपकी इस सिक्योरिटी वाले फीचर को चेक कर रहा होगा, आपने उसको इनहेरिट तो करना है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि उसमें क्या हो, फर्दर कुछ और अपना एडिशन भी कर दें, ठीक है। तो इन अ सेंस मतलब आप क्या चाह रहे हैं कि जो पेरेंट का मेथड है ना, वो फुली आपकी चाइल्ड क्लास के लिए एप्लीकेबल नहीं है, उस पर से कुछ फंक्शनलिटी तो चल सकती है लेकिन कुछ फंक्शनलिटी उस पर काम नहीं करेगी। तो आप ये चाह रहे हैं कि आप पेरेंट क्लास को जब भी इनहेरिट किया जाए ना, आप वहाँ पर कुछ इस तरह की लॉजिक बना दें कि भाई उसमें जो मेथड लिखा हुआ है ना, वो आपकी क्लास के अंदर मेथड लाजमी एग्जिस्ट करना चाहिए। पॉइंट समझिएगा दोबारा। इनहेरिटेंस में सिंपल क्या होता है, भाई पेरेंट क्लास को इनहेरिट किया, चाइल्ड के अंदर सारी की सारी फंक्शनलिटीज ऊपर की उठ के नीचे आ जाती हैं, मेथड, नॉन प्राइवेट मेथड और सारी की सारी चीज़ें नीचे आ जाती हैं, क्लियर है पॉइंट। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं या अगर आपकी कुछ इस तरह की रिक्वायरमेंट है कि पेरेंट क्लास में जो मेथड लिखा है ना, वो फुली सफिशेंट नहीं है या फुली उसमें कोड नहीं हुआ आपकी चाइल्ड क्लास के हिसाब से, तो आपने हो सकता है चाइल्ड क्लास के अंदर उस मेथड में कुछ अमेंडमेंट्स करनी हो, कुछ चेंज करना हो, सही है, एक पॉइंट हो गया। तो अब क्या होता है यहाँ पे ओवरराइडिंग वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा काम नहीं करता, मतलब ऊपर आपने अगर ऊपर वाले मेथड को यहाँ पे ओवरराइड कर लिया ना, नीचे मतलब नीचे इनहेरिट कर लिया, सॉरी नीचे आपने ऊपर वाले मेथड को इनहेरिट कर लिया,
तो आप उसमें किस तरह से अपने कोड को चेंज करेंगे। तो इसकी अच्छी प्रैक्टिस क्या होती है कि आपने उस पेरेंट क्लास के अंदर ना एक मेथड बना दिया और आपने उस पर एक समझ लें इन्फोर्स कर दिया नीचे वाली क्लासेस को कि भाई तुम अगर मेरी ऊपर वाली क्लास को इनहेरिट कर रहे हो ना, तो तुम्हें ये वाला कोड या ये वाला मेथड लाजमी लिखना है। मतलब आप ऊपर पे रहते हुए, ऊपर पेरेंट क्लास में रहते हुए नीचे वाली क्लासेस को इन्फोर्स कर रहे हैं कि भाई अगर तुम चाइल्ड क्लास को बोल रहे हो अगर तुम इनहेरिट करना चाह रहे हो ना मुझे, तो मेरे अंदर एक मेथड बना हुआ है, उस मेथड को लाजमी तुमने अपने अंदर लिखना है, ठीक है, अप्लाई करना है, जब भी मैं इनहेरिट हो सकूँगा, अदरवाइज़ मैं इनहेरिट नहीं हो सकता। पॉइंट समझ आ रहा है मेरा, ठीक है। और ऐसा कब होता है, जब आपको चाइल्ड के अंदर कोई एडिशनल फंक्शनैलिटी ऐड करनी हो, सही है। अगर आपका बिल्कुल पेरेंट वाला कोड एग्जैक्टली जो लिखा हो सब कुछ सही चल रहा है तो डायरेक्ट इनहेरिटेंस वाला काम चल रहा होता है। लेकिन अगर आपने कुछ फर्दर एडिशन करना है तो फिर क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की हेल्प ली जाती है, ठीक है। तो ये जो फंक्शनैलिटी है, ये पॉइंट समझ आ रहा है, ये जो फंक्शनैलिटी है किसकी मदद से अचीव की जाती है, एब्स्ट्रैक्शन की मदद से अचीव की जाती है, ठीक है। अब यहाँ हो क्या रहा है ज़रा समझे जल्दी से, कि मैंने एक बैंक ऐप बनाई, एक मतलब एक क्लास बनाई बैंक ऐप करके, और उसमें किसको इनहेरिट किया मैंने, ABC को, जो कि मेरी क्या है, एक क्लास है, ठीक है। क्लास का नाम है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, सही। और मैंने क्या किया, इसमें एक सिंपल सा मेथड बना दिया कि भाई हमने DB से कनेक्ट कर लिया है, और दूसरा मेथड क्या बनाया, अप्लाई सिक्योरिटी का, और इसमें मैंने कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ पास लिखा हुआ है, सही है। यहाँ तक सिंपल से 2 मेथड्स हैं। मैंने क्या किया, उस बैंक ऐप को मोबाइल ऐप के अंदर मैंने इनहेरिट कर लिया, सही है। अब हो क्या रहा है कि जब मैं इनहेरिट कर रहा हूँ ना, तो भाई पेरेंट क्लास में लाजमी थोड़ी सिर्फ एक ही मेथड लिखा हुआ या 2 मेथड लिखे हुए, बहुत सारा कोड लिखा हुआ होता है, इवन थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स पे जा रहा होता है कोड हमारा, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि कुछ और मेथड्स को इनहेरिट करना हमारा मकसद, सही है, कुछ और मेथड्स को इनहेरिट करना है हमारा मकसद। इसका मतलब तो ये समझ आ रहा है ना आपको अभी तक, कि अगर मैं इस तरह से करके लिखता हूँ कोड को, तो मतलब क्या है कि भाई ऊपर हमने जो भी मेथड्स लिखे हुए हैं पेरेंट क्लास के अंदर, वो सबके सब मेरे पास किस में इनहेरिट हो जाए, चाइल्ड क्लास के अंदर इनहेरिट हो जाए। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ कि भाई मेरी पेरेंट क्लास के अंदर एक मेथड ये वाला है, इसके अंदर मेरी ना बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी हैंडल हो रही है, और मैं चाह रहा हूँ कि इस फंक्शनैलिटी को हर चाइल्ड क्लास जो मुझे इनहेरिट कर रही है उस मेथड को अप्लाई करे, खुद से अपनी लॉजिक लिखे वहाँ पे, ठीक है। उसमें कुछ एडिशन करना होगा कोड के अंदर, तो क्या करे, उसको खुद से अप्लाई करे। पॉइंट समझ आ रहे हैं। तो देखें अभी क्या होगा, अभी मैंने काम किया, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। अभी आपको पता है कि अगर मैं मोबाइल ऐप की एक क्लास बनाता हूँ, मोबाइल ऐप की अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, लेट से मैं इसको M नाम दे देता हूँ, और मैं लिखता हूँ इक्वल्स टू मोब ऐप, ठीक है। तो ये अभी चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा, सिंपल इनहेरिटेंस, अभी तक यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है, एग्जीक्यूट हो गया, मसला नहीं है कोई भी, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि मैंने मोबाइल ऐप का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, कोई मसला नहीं। लेकिन हमने बात क्या की थी कि भाई ये जो मेथड है ना, मैं चाह रहा हूँ इस मेथड के अंदर मेरी मेन फंक्शनैलिटी चल रही है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट के लिए भी और तमाम चिल्ड्रन के लिए भी। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, इसको कंपलसरी करना चाह रहा हूँ कि भाई अगर तुम मुझे इनहेरिट कर रहे हो ना, तो इस मेथड को अपने पास लाजमी इंप्लीमेंट करो। अब वो हो सकता है कोड सिक्योरिटी हो या कोई और फंक्शनैलिटी हो, हमें क्या करना है, उसको कंपलसरी करना है। तो पता है क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, हम उसके लिए पहला काम तो क्या होता है कि हम इस तरह से ABC को इनहेरिट कर लेते हैं। इस तरह से क्या करते हैं, ABC को इनहेरिट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें फंक्शनैलिटी मिलती है। अब वो क्या फंक्शनैलिटी है, मैं आऊँगा यहाँ पर, और मैं यहाँ पे, ये आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, ये हमारा कहलाता है डेकोरेटर। ये जो हम @ करके लिखते हैं ना मेथड के ऊपर, ये क्या कहलाता है, डेकोरेटर कहलाता है। तो मैंने क्या किया, इस डेकोरेटर का यूज़ किया, और डेकोरेटर मैंने कहाँ से निकाला था, कहाँ से इंपोर्ट किया था, ABC फाइल के अंदर से मैंने इंपोर्ट किया था। अब जब मैंने ये लिख दिया ना एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि मैं अप्लाई सिक्योरिटी वाली मेथड को कंपलसरी कर रहा हूँ, ठीक है, कंपलसरी बना रहा हूँ कि तुमने, अब बोल रहा हूँ कि चाइल्ड क्लासेस को कि तुमने अगर मुझे इनहेरिट करना है तो क्या करना है, ये वाली मेथड को लाजमी अपने पास लिखना है, सही है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। तो पहले तो हमने क्या कर लिया था, पहले तो हमने ईजिली इसका ऑब्जेक्ट बना लिया था, लेकिन अब ज़रा देखिएगा, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, तो क्या बोल रहा है ज़रा पढ़ें, कैन नॉट इंस्टेंशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास मोब ऐप विदाउट एन इम्प्लीमेंटेशन फॉर एब्स्ट्रैक्ट मेथड अप्लाई सिक्योरिटी। कि भाई आपने मोबाइल ऐप क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक अप्लाई सिक्योरिटी का उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ, तो जब तक कि आप इस मेथड को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। पहले ये थोड़ा सा पॉइंट क्लियर हो रहा है मेरा। तो हमने क्या किया, एक तरीके से पेरेंट में रहते हुए इन्फोर्स कर दिया चिल्ड्रन को कि भाई तुम
लाजमी इस मेथड को इम्प्लीमेंट करो अगर मुझे इनहेरिट कर रहे हो। हाँ, बाउंड कर दिया या उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि मुझे इनहेरिट करना है तो भाई ये वाला काम करना पड़ेगा, शर्त लगा दी, ठीक है, कंडीशन लगा दी कि अगर ये करोगे तो जब ही मैं काम करने दूंगा। क्लियर हो रही है बात? हाँ, आप क्या बोल रहे हैं? जैसे कि हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख दिए, अब इसके नीचे जितने मेथड हम लिखेंगे सबके लिए काम रहेगा, हर मेथड के अलग लिखना पड़ेगा। समझा नहीं, सॉरी। जैसे हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड हाँ, सिर्फ अप्लाई सिक्योरिटी पे लिखा कि अप्लाई सिक्योरिटी हमारे पास क्या है, कंपलसरी है। अब हम इसके बाद अगर कोई मेथड लिखते हैं तो उसके लिए अलग से लिखना पड़ेगा हमें? नहीं, वो नहीं होगा। आप जिस मेथड पे लिख देंगे ना, ये वाला डेकोरेटर लगा देंगे, सिर्फ वो वाला मेथड आपका कंपलसरी हो जाएगा, ठीक है। आपने देखा होगा पहले मैंने इसको नहीं लिखा हुआ था ना एब्स्ट्रैक्ट मेथड को, तो मैंने आराम से एक ऑब्जेक्ट बना लिया था ना नीचे जाकर, लेकिन मैंने इस वाले मेथड पे लिख दिया तो क्या कर रहा है, वो सिर्फ इसी का बता रहा है। तो भले आप ऊपर और मेथड्स लिखें या नीचे और मेथड्स लिखें यहाँ पे आगे, वो कंपलसरी नहीं होंगे, वो सारे के सारे इजीली इनहेरिट हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ इस वाले मेथड की वजह से मसला आ रहा होगा। मोर देन वन टाइम, हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास हो सकता है कि भाई आपने मेथड्स को स्प्लिट किया हुआ कि भाई कुछ फंक्शनलिटी मेरी इस मेथड में, इसको भी लाजमी इंप्लीमेंट करो, कुछ फंक्शनलिटी इस मेथड में, इसको भी नीचे इंप्लीमेंट करो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो सोल्यूशन क्या है इसका, मैं आऊँगा नीचे अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर और मैं क्या करूँगा, उसी नाम से क्या करूँगा, एक मैं मेथड बनाऊँगा, ठीक है, और जो भी मुझे यहाँ पे कोड लिखना है मैं उस कोड को लिख दूँगा। सही है यहाँ तक? मैंने उसी नाम से यहाँ पे उस मेथड को यूज़ किया, उस मेथड का यहाँ पे नाम रखा, पास कर दिया, एग्जीक्यूट किया। अब देखें, अब की मर्तबा जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो क्या होगा भाई, अब की मर्तबा ये मुझे ऑब्जेक्ट बनाने दे देगा। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। हम कब यूज़ करना होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के, अगर हमने ऊपर पेरेंट के अंदर कोई ऐसी फंक्शनैलिटी है जिसको हमने नीचे वाली क्लासेस के अंदर इन्फोर्स करना है, कंपलसरी करवाना है कि ये बनाओगे तो ही मैं इनहेरिट होऊंगा, और जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा, जब ये फंक्शनैलिटी अचीव की जाती है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास मेरी कौन सी है, ये वाली एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। देखें, मैं ABC को किस में इनहेरिट कर रहा हूँ, बैंक ऐप क्लास के अंदर, तो मेरी बैंक ऐप क्लास क्या कहलाती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाती है। क्या कहलाती है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता, समझें? एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट हम नहीं बना सकते। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जस्ट आपकी क्या होती है, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ज़्यादातर यूज़ की जा रही होती है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। क्या मतलब हुआ, देखें ज़रा, देखें मैंने अभी ये ऑब्जेक्ट बनाया एम बोल के, इसका ये कौन सी क्लास का है, मोबाइल ऐप क्लास का है। अगर मैं बोलता हूँ लेट से बी बोल दिया मैंने, या BA बोलता हूँ, बैंक ऐप, इक्वल्स टू करके मैं लिखता हूँ बैंक ऐप, और मैंने यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ज़रा देखें क्या बोल रहा है कि भाई कैन नॉट इंस्टेंशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास बैंक ऐप विदाउट एन इम्प्लीमेंटेशन फॉर एब्स्ट्रैक्ट मेथड अप्लाई सिक्योरिटी। मतलब एरर क्या दिखा रहा है, अप्लाई सिक्योरिटी वाला दिखा रहा है, लेकिन पॉइंट समझाने का क्या है कि भाई आपकी जो भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी ना, उस क्लास का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो कोड का फ्लो क्या होता है कि भाई आपने जो जो चीज़ें कंपलसरी करवानी है ना अपने चिल्ड्रन को, अपने क्लासेस को, फर्दर क्लासेस को, आप उस क्लास को क्या बना दें, पहली बात एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दें, ठीक है, और उसके अंदर एक डेकोरेटर है एब्स्ट्रैक्ट करके उसको कॉल कर लें, तो क्या होगा आपका वो मेथड क्या हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा, और उसको हर क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट करना होगा। और दूसरा पॉइंट कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। सही है। अच्छा, अगर मैं एक काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ m डॉट शो DB कनेक्शन, एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ज़रा देखें क्या मेरा कोड काम कर रहा है, क्यों कर रहा है, हालांकि मैंने शो DB कनेक्शन तो कहाँ रखा हुआ है, ऊपर रखा हुआ है ना बैंक ऐप क्लास के अंदर, लेकिन मैं इनहेरिट भी तो कर रहा हूँ ना भाई, ठीक है। तो आपने अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर और कोई कंस्ट्रक्टर या और कोई मेथड बना के रखा हुआ है नॉन प्राइवेट, तो आपके पास वो काम करेगा। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास का फ़ायदा क्या हो गया कि आपने किसी चीज़ को इन्फोर्स करवा दिया अपनी चिल्ड्रन के अंदर, ये इसका मेन पर्पज़ है, ठीक है। बाकी इसके अंदर जो भी कोड लिखना है बिल्कुल वो नॉर्मल तरीके से होगा, जब ऊपर लिखते देखते आ रहे हैं, इनकैप्सुलेशन करनी है आपने, पॉलीमॉर्फिज्म अप्लाई करना है, जो भी है आपके पास वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर भी होंगी, लेकिन इसकी ये मेन फंक्शनैलिटी थी। क्लियर है भाई? आगे बढ़ूँ, चलें। आज का टॉपिक है हमारा एरर हैंडलिंग, ठीक है। एरर हैंडलिंग भी कहलाता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग भी कहलाता है। ज़रा जल्दी से इसको देखते हैं, आज कोशिश करते हैं कि आज इसको निपटा दें, ठीक है, जल्दी से कवर करते हैं। अच्छा देखें, कुछ यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं, पहले इसको समझें। देखें, जब भी एरर आता है ना हमारे पास, जब भी हमने पाइथन के अंदर एरर देखे, तो
हमने बहुत सी टाइप्स देखी, कभी हमने नेम एरर देखा, कभी हमने की एरर देखा, कभी हमने वैल्यू एरर देखा, कभी हमने टाइप एरर देखा, बहुत सारे हमने किस्म के एरर्स देखे। सही, अब ज़रा पॉइंट समझिएगा कि भाई एरर को अगर हम ब्रॉडर वे में क्लासीफाई करें ना तो दो तरह के एरर्स होते हैं। बस कितनी तरह के एरर्स होते हैं? दो तरह के एरर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके? वो सिंटैक्स एरर होते हैं, या दूसरे किस्म के एरर क्या कहलाते हैं? एक्सेप्शन एरर्स या एक्सेप्शंस कहलाती हैं वो। ठीक है, तो आपके मेनली क्या होते हैं, जितने भी एरर्स होते हैं ना वो मेनली इन्हीं दो क्या बोल सकते हैं कैटेगरी से या दो टाइप से बिलोंग कर रहे होते हैं। सही है, अब समझिएगा ये आपका जो सिंटैक्स एरर होता है ना, ये आप किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि सिंटैक्स एरर क्या होता है? अब देखें, चलें हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। अब इसको थोड़ा वर्बली समझ लें। सिंटैक्स एरर क्या होता है? सिंटैक्स का मतलब क्या होता है कि हाँ, स्ट्रक्चर मतलब जो हमें बता दिया गया ना कि भाई पाइथन का अगर आपने कोड लिखना है तो इसी तरीके से लिखना है। सही है, अब जैसे हमें पता है कि अगर हम कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं तो कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर हमें इफ़ लिखना है, कोई कंडीशन लिखनी है, कॉलन लगाना है। सही है, अगर मैं कॉलन का यूज़ ना करूँ और मैं अगली लाइन पे चले जाऊँ और अपनी लाइन लिख दूँ तो क्या होगा? मैं एक्चुअली जो मुझे बताया गया है ना सिंटैक्स, उसके अगेंस्ट जा रहा हूँ मैं। तो सिंटैक्स के अगेंस्ट जब भी जाऊँगा तो किस तरह का एरर होगा? हमारा सिंटैक्स एरर होगा। ठीक है, इसमें फर्दर भी बहुत सारे किस्म के एरर्स आए थे, भी हम देखते हैं सबको, लेकिन सिंटैक्स मेनली क्या होता है कि हमें जो गाइडलाइन दी गई है ना कि इस तरीके से आपने कोड को लिखना है, अगर हम उसके अगेंस्ट जाते हैं, उसको वायलेट करते हैं उन गाइडलाइंस को, तो वहाँ पे हम कौन सा एरर देखने को मिलता है? सिंटैक्स एरर मिलता है। और ये कब पता चलता है? जब पाइथन कंपाइल कर रहा होता है ना, जब हमारी लाइंस को रीड कर रहा होता है। समझिएगा बात को, जब लाइंस को रीड कर रहा होता है ना तो जो पाइथन को पता है कि भाई क्या चीज़ सही लिखी है, क्या चीज़ गलत लिखी हुई है। सही है, अब लेट से आपको मालूम है कि अगर मैं आके एक काम करता हूँ, मैं प्रिंट का पी कैपिटल बना देता हूँ, तो ज़रा देख रहे हैं फ़ौरन से मुझे एरर दिखा रहा है। सही है, इसको अगर एग्जीक्यूट करूँगा तो ऑफ कोर्स क्या करेगा ये, और अलग से एरर दिखाएगा। ज़रा देखिएगा, एरर प्रिंट इज़ नॉट डिफाइंड, कैपिटल पी करके उसको कोई फंक्शनलिटी पता ही नहीं कि कोई मेथड एग्जिस्ट करता है भी नहीं करता, सॉरी कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है नहीं करता। सही है, तो जब कंपाइल कर रहा होता है ना, मतलब कंपाइल करके जब हमारी लाइंस को रीड कर रहा होता है पाइथन का कंपाइलर, उस टाइम पे हमें एरर देखने को मिलता है। ये सिंटैक्स एरर हो गया। क्लियर है? दूसरा पॉइंट कि आपके पास सॉरी जो एक्सेप्शंस होती हैं वो कब होती हैं? हमारा सिंटैक्स तो सही होता है, हमारा सिंटैक्स तो क्या होता है? सही। जिस तरह हमने पाइथन ने हमें कहा कि भाई आपने हर चीज़ को इस तरह से लिखना है, हमने सब चीज़ों को उसी तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन मसला कहाँ आता है कि हमारी लॉजिक गलत जा रही है। मैथमेटिकल लिहाज से क्या हो रही है? हमारी कोई लॉजिक गलत हो रही है। अब लेट से कि एक बहुत कॉमन एरर होता है इन्फिनिटी एरर। मैथमेटिक्स के अंदर क्या होता है कि अगर हमने किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर दिया तो क्या मिलता है हमें? नंबर हमारा इन्फिनिटी एरर आ जाता है। ठीक है, नंबर में क्या आ जाता है? एरर, इन्फिनिटी एरर आ जाता है। सही है, तो ये एरर किस तरह का है? ये आपका एरर अगर हम बोलें लॉजिकल एरर है। ठीक है, लेकिन पाइथन के अंदर इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्शंस बोलते हैं। कि सेंटेक्स में तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला कहाँ आ रहा है? असल में जो लॉजिक हमने लिखी है ना वो क्या हो रही है? वो अगेंस्ट द रूल जा रही है। नॉर्मल जो रूल होता है मैथमेटिक्स का उसके अगेंस्ट जा रही है। या लेट से हमें पता है कि इंटीजर और फ्लोट हमारे क्या होते हैं? टाइप कास्टिंग के फंक्शंस होते हैं। मैं एक स्ट्रिंग को टाइप कास्ट करना चाह रहा हूँ इंटीजर के अंदर। लेट से मैं बोलता हूँ इंटीजर ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट में लिखा ए या बी, बोलना उसको इंटीजर में कन्वर्ट करो, कभी करेगा? नहीं करेगा। सही है, तो ये कोई सेंटेक्स गलत नहीं कर रहे हम, सेंटेक्स तो सही है भाई, मतलब इंटीजर फंक्शन तो इसी तरीके से यूज़ किया जाता है। मसला कहाँ आ रहा है? लॉजिक हम गलत अप्लाई कर रहे हैं। भाई एक चीज़ जब वो इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्ट हो ही नहीं सकती तो किस तरह वो कन्वर्ट करेगा? मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? तो हमने चीज़ सब कुछ सही लिखी है, लेकिन जो लॉजिक हम एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं वहाँ पे हमारा ब्लंडर हो रहा है, वहाँ पे मिस्टेक हो रही है। ठीक है, तो फिर आपके पास यहाँ पे इस तरह से क्या होता है? एक्सेप्शन एरर्स आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये दो मैं आपके एरर्स होते हैं। अच्छा है क्या इसके अंदर? ज़रा पढ़ लें इसको जल्दी से। क्या लिखा है? समथिंग इन द प्रोग्राम इज़ नॉट रिटन अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रामिंग रूल्स। वही वाली बात है, आपका क्या होगा? सिंटैक्स एरर आ जाएगा अगर आपने रूल्स को फॉलो नहीं किया हुआ। एरर इज़ रेज्ड बाय द इंटरप्रेटर कंपाइलर। बिल्कुल वही वाली बात है कि जब वो रीड कर रहा होता है ना लाइन्स को, तो उसी टाइम पर आपको एरर देखने को मिल रहा होता है। ठीक है, सोल्यूशन मतलब डिबग करके हम उसको करेक्ट कर लेते हैं। मसला इसका इतना कोई इशू नहीं होता। वैसे हमारे जो हम यूज़ कर रहे होते हैं ना सॉफ्टवेयर्स, VS कोड हो गया, पाईचार्म हो गया, ये स्मार्ट होते हैं। मतलब आपको जब लिख रहे होते हैं ना, आपको उसी टाइम पे बता देते हैं भाई आपने यहाँ पे कोई मिस्टेक की हुई। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं भी करता ना, जब भी मुझे पता चल जाता कि भाई यहाँ पे वो अंडरलाइन दे रहा है, तो मतलब कोई ना कोई मैंने यहाँ पे मिस्टेक की हुई है। ठीक है, हाँ वो यूज़र एरर होता है, वो यूज़र एरर होता है, उसको हम देखते हैं, वो अभी आ रहा है हमारे पास। ठीक है,
अच्छा भाई ज़रा देख लें और क्या क्या हो सकते हैं सिंटैक्स एरर में। जैसे कॉलन लगाना भूल गए हम, ठीक है, इफ़ की लाइन लिखी हमने लेकिन एंड में कॉलन लगाना भूल गए, एल्स लिखा, एलिफ लिखा, कॉलन लगाना भूल गए। या लेट्स से पेरेंट लिख रहा हूँ मैं, पेरेंट को सब कुछ सही लिखा मैंने इसको कैपिटल P लिखा, लेकिन मैंने क्या किया, अपना टेक्स्ट लिख दिया यहाँ पे और मैं एंड में ब्रैकेट लगाना भूल गया, ठीक है। मतलब ये सिंटैक्स एरर की आपके पास वो है, ठीक है। तो ये जो एरर दिखा रहा है हमें, ठीक है, ये एक्चुअली किससे बिलोंग करता है, सिंटैक्स एरर से बिलोंग करता है। समटाइम्स हमें सिंटैक्स यहाँ पे दिखाएगा, समटाइम्स नहीं दिखाएगा, लेकिन आपको होपफुली पॉइंट क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, हम स्पेलिंग मतलब गलत नाम दे देना, गलत नाम देने का मतलब क्या है कि लेट्स से कि प्रिंट है ना, मैंने क्या किया हुआ है, इसको सब कुछ सही लिखा हुआ है लेकिन मैंने उसका नाम ही गलत लिखा हुआ है। जब भी एरर देगा डेफिनेटली, ठीक है। और क्या हो सकता है, इनकरेक्ट इंडेंटेशन, गलत इंडेंटेशन हो सकती है। इफ़ एलिफ एल्स वगैरह के अंदर हमने कोई भंड मार दिया, कोई ब्लेंडर मार दिया, ठीक है। तो एक मतलब जल्दी से देख लेते हैं। लेट्स से मैंने लिखा, लेट्स से मैं लिखता हूँ इफ़, सिंबल मैंने ये बना दिया और मैं कॉलन मैंने नहीं बनाया, मैंने क्या किया, इंडेंट किया इसको, मैंने बोल दिया प्रिंट हेलो। ऑफकोर्स क्या होगा, यहाँ पे एरर देखने को मिलेगा। और देखें ज़रा क्या बता रहा है, अलग से बता रहा है कि भाई ये किस तरह का एरर है, सिंटैक्स एरर आपने कर दिया यहाँ पे। तो क्या करो, वो गाइड भी कर रहा होता है हमें कि किस तरीके से आपने इसको सही करना है, कहाँ पे जाके सही करना है, ठीक है। रॉन्ग कीवर्ड, रॉन्ग कीवर्ड क्या था, हाँ लेट्स से रॉन्ग कीवर्ड मतलब क्या है, एंड की जगह हाँ अब जैसे इफ़ है या पास है, अभी हमने पास का यूज़ किया पीछे जाके, और इसके अलावा हमने और कौन कौन से, डेफ हम यूज़ करते हैं, कीवर्ड है हमारा वो फंक्शन क्रिएट करने के लिए। मैंने इसको बोल दिया DIF और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फंक्शन का नाम ऐड नंबर्स। तो हमने क्या किया, गलत कीवर्ड का यूज़ कर लिया। तो ये काम करेगा क्या कभी, नीचे भले मेरी लॉजिक कुछ भी सही लिखी हुई है मैंने सब कुछ, ये भी काम आपका नहीं करेगा। तो आपका क्या है, कीवर्ड ही गलत है। तो जब भी आपका पास क्या होगा, सिंटैक्स एरर दिखा देगा। सही है कि आपने गलत रूल, आप रूल के अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है। रॉन्ग इंडेंटेशन मतलब वही कि लेट से आपने लिखा हुआ है इफ़, और सॉरी इफ़ डेटा, और आपने इसको उठा के यहाँ पे लिख दिया प्रिंट वर्ल्ड। तो क्या दिखा रहा है, इंडेंटेशन एरर। तो ये भी क्या आपका एक तरीके का सिंटैक्स एरर ही है, क्योंकि ये क्या है, हमारा कंपाइलेशन से रिलेटेड है, कोई लॉजिक में मिस्टेक नहीं है, ये क्या हम लिख गलत तरीके से रहे, ठीक है। अच्छा, इंडेक्स एरर, इंडेक्स एरर क्या होता है, हम असल में सारे एरर्स देख रहे हैं कि हमने जो जो देखे ना आज तक के एरर्स, उनमें से कुछ देख रहे हैं, बहुत सारे होते हैं वैसे तो, हम कुछ इसमें से एरर्स को अभी देख रहे हैं। इंडेक्स एरर किसी के माइंड में क्या होता है, लिस्ट में होगा एग्जैक्टली। लेट से मैंने L1 बोल के एक लिस्ट बनाई और इसमें मैंने सिंपल लिख दिए 1 2 3, सही है। मैं बोल रहा हूँ कि क्या करो, L1 में से निकालो 5 इंडेक्स पे जो नंबर मौजूद है, ब्रैकेट में क्या पास करते हैं, इंडेक्स पास करते हैं। मैं बोल रहा हूँ 5th इंडेक्स पे जो डेटा मौजूद है उसको लेकर आओ, ठीक है। भाई नंबर ही 3 है हमारे पास, तो डेटा ही कितने 3 है। तो ज़रा देखें क्या बता रहा है, इंडेक्स एरर, ठीक है, कि इतने तो नंबर ही एग्जिस्ट नहीं करते हमारी लिस्ट में जो आप नंबर प्रोवाइड कर रहे हो, जहाँ से डेटा निकालने का बोल रहे हो। तो इंडेक्स एरर आ गया। ये भी क्या आपका सिंटैक्स एरर का ही पार्ट है कि हमने गलत तरीके से क्या किया, उसको डेटा को यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। अच्छा, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, हमने एक चीज़ पढ़ी थी, आपको याद होगा, एक हमने वो जो गेम बनाया था नंबर गेसिंग गेम वाला, याद होगा, वाइल लूप यूज़ करते हुए। तो वहाँ पे हमने एक रैंडम लाइब्रेरी यूज़ की थी, इम्पोर्ट रैंडम। तो अगर मैं उसकी स्पेलिंग गलत कर दूँ, लेट्स मैंने उसको बोल दिया रैंडम, ठीक है, SR बोल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, उस चीज़ को गलत तरीके से यूज़ कर लिया। तो ज़रा मैं एग्जीक्यूट करूँगा, क्या बोल रहा है भाई, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, कि उसको मॉड्यूल नहीं मिल रहा है, ठीक है। सर कीवर्ड तो नहीं बना सकते ना, कीवर्ड बना सकते नहीं बना सकते, कीवर्ड नहीं बना सकते। इसमें मैंने रिसर्च की थी, पर शायद आप में से किसी ने पूछा था कि कीवर्ड हम खुद के डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने जाके देखा था इसको, तो कीवर्ड जो है ना पाइथन में जो बना दिए ना, वो वही कीवर्ड्स मतलब बने हुए, हम खुद के अपने कीवर्ड्स ही बना सकते हैं अलग से, ठीक है। की एरर, की कहाँ पर यूज़ होती है, डिक्शनरी में यूज़ हो रही होती है की एरर। तो एरर कहाँ मिलेगा, हमें डिक्शनरी से रिलेटेड ही डेटा में मिल रहा होगा। तो लेट से मैंने एक सिंपल डी बनाया, डिक्शनरी मतलब एक डी बोल के डिक्शनरी बनाई। मैंने इसमें लेट से लिख दिया एज, कि भाई एज कितनी है, लेट से 45 है। और मैं इससे निकालना क्या चाह रहा हूँ, मैं इससे बोलता हूँ मुझे नेम ला के दो, ठीक है। तो क्या होगा, मौजूद ही नहीं है की मौजूद नहीं है ना, तो क्या बता रहा है, की एरर दिखा रहा है।
क्लियर हो रही है भाई ये बात? मसला तो नहीं हो रहा, सिंपल सी चीज़ें। टाइप एरर क्या होगा? लेट्स से अगर मैं लिखता हूँ इंटीजर ए, उस पर कौन सा एरर मिल रहा है हमें? अच्छा ये हमें वैल्यू एरर दिखा रहा है। टाइप एरर में क्या होगा? हाँ सही है, सॉरी, इसको हम यहाँ रखते हैं। टाइप एरर में लेट्स से मैं बोलता हूँ 1 + C या 45.6 + C, ठीक है। क्या बता रहा है? टाइप एरर दिखा रहा है, मतलब डिफरेंट टाइप्स को हम इस तरह से सम नहीं कर सकते। या तो ये भी आपके पास क्या हो, कोई न्यूमेरिक हो ताकि समीशन हो सके, अदरवाइज दोनों ही क्या हो, दोनों ही पे स्ट्रिंग हो ताकि कॉन्केटिनेशन हो सके, ठीक है। टाइप एरर आ गया। अगेन ये भी क्या हमारा सिंटैक्स एरर है, ठीक है। गलत तरीके से हम क्या कर रहे हैं, सिंटैक्स को पास कर रहे हैं। इस तरीके से पाइथन ने हमें अलाउ ही नहीं किया हुआ प्लस को यूज़ करना, सही है ना। वैल्यू एरर हमने देख लिया कि हम किसी चीज़ को क्या करना चाह रहे हैं, ऐसी चीज़ को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं कहीं पे जो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। मतलब और इस तरह की और बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं, बस ये कुछ आइडिया करने के लिए कि हमारे पास इस तरह के एरर्स एग्जिस्ट करते हैं, और आप इस तरह के और बहुत सारे एरर्स और देखेंगे आगे जाकर। नेम एरर, ये तो बहुत कॉमन सा पता होना चाहिए सबको, क्या होता है ये? क्या चीज़? हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो लेट्स से मैंने अभी तक सी या डी, बल्कि डी तो हमने सेव करा दिया। लेट्स से नम, अभी तक हमने ऊपर कहीं भी नम का यूज़ नहीं किया ना, नम में डेटा स्टोर नहीं किया। मैं बोलता हूँ ज़रा नम को प्रिंट कर दो, वो डेटा ही मैंने सेव नहीं किया हुआ, मैं क्या बोल रहा हूँ उसको, नम को प्रिंट कर दो, ठीक है। तो क्या बताएगा यहाँ पे नेम एरर, कि भाई आप जो मतलब जो डेटा प्रिंट करवाना चाह रहे हो ना, वो तो अभी तक डिक्लेयर हुआ ही नहीं है, उसको अभी तक डिफाइन ही नहीं किया, अभी तक उसमें कोई डेटा सेव ही नहीं किया गया, ये आपका नेम एरर है, ठीक है। तो अगेन ये भी क्या आपका एक सिंटैक्स एरर का ही पार्ट है। अच्छा एट्रीब्यूट एरर देखें ज़रा जल्दी से। एट्रीब्यूट एरर ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? हाँ याद आ गया, ये मेथड्स पे चलता है। एट्रीब्यूट्स हमारे पास एक्चुअली कहाँ पे कब हमने डिस्कस किए थे? एट्रीब्यूट्स हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के हमने बात की थी कि भले ही आपके क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक्स हों या मेथड्स हों, पाइथन का दोनों क्या बोलता है? एट्रीब्यूट बोलता है, याद होगा अगर। तो अगर मैं लेट से बोलता हूँ, मैंने एक टेक्स्ट बनाया और टेक्स्ट के अंदर मैंने लिखा हेलो, एक टेक्स्ट लिख दिया हेलो, ठीक है। और मैं टेक्स्ट में बोलता हूँ टेक्स्ट डॉट अपेंड एस, ठीक है। तो एट्रीब्यूट एरर मतलब वो बोल रहा है कि भाई आप जो एट्रीब्यूट, मतलब एक्चुअली तो वैसा मेथड है ये, लेकिन पाइथन क्या बोलता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के हिसाब से हर मेथड को और हर क्या था हमारे पास कंस्ट्रक्टर में हम जो डिफाइन कर रहे होते हैं एट्रीब्यूट्स, हाँ पैरामीटर्स भी उसको बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो उन सबको वो एक ही वर्ड यूज़ कर रहा होता है, एट्रीब्यूट सबके लिए यूज़ कर रहा होता है। तो बोल रहा है भाई आप जो यूज़ करना चाह रहे हो ना अपेंड, वो स्ट्रिंग पर अप्लाई नहीं हो सकता, तो आपका एट्रीब्यूट एरर आ गया। तो इन नेट शेल के भाई बहुत सारे इस तरह के एरर्स हमें देखने को मिलेंगे, जो कि क्या हैं, सारे सिंटैक्स से रिलेटेड हैं। सिंटैक्स से रिलेटेड मतलब पाइथन ने जब हमें गाइडलाइन दी है ना, हम उन गाइडलाइंस के अगेंस्ट जा रहे होते हैं, उन रूल्स के अगेंस्ट जा रहे होते हैं, जब पाइथन क्या करता है, ये एरर्स रेज कर देता है, ठीक है। एक और चीज़ आपको याद होगी, जल्दी से हम इसको देखते हैं कि आपको मालूम है अगर मैं 2 लिस्ट बनाऊँ, मैं लिखता हूँ 1 2 और एक और लिस्ट बना के इसमें लिखता हूँ लेट्स से 4 5, तो ये काम करेगा, काम कर देगा ये, ठीक है, करेगा। हटा दें इसको, मसला नहीं है, ठीक है, काम कर गया, मतलब उसने कॉन्केटिनेट कर दिया, ये हमने देखा हुआ है। लेकिन अगर मैं यही चीज़ करूं सेट्स पे, तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। टाइप एरर दिखा रहा है कि भाई प्लस ऑपरेटर सेट्स पे नहीं पता कि क्यों, मतलब किस तरह काम करेगा। अगर आपको थोड़ा सा याद हो, वही अगर हम जाएं फ्रैक्शन वाली क्लास पे, तो हाँ याद होगा कि जब हमने अपनी उस क्लास के अंदर एक मेथड इंप्लीमेंट नहीं किया था, डंडर मेथड, एक मैजिकल मेथड इंप्लीमेंट नहीं किया था, तो हमें भी ये एरर मिल रहा था, सही है। हमने जब उसको इंप्लीमेंट किया तो उसको पता चल गया, अच्छा भाई अगर प्लस ऑपरेटर यूज़ किया जाए इन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान तो उसने किस तरह से आउटपुट देना है, समझ रहे हैं। तो वो वाला मेथड हमारी सेट क्लास के अंदर नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो इसलिए क्या बता रहा है, सिंटैक्स एरर बता रहा है कि जिसने भी सेट की क्लास बनाई ना, उसने इस लॉजिक को वहाँ पे लिखा ही नहीं, कंप्लीट ही नहीं किया, सही है। तो इसलिए पाइथन को पता भी नहीं किस तरीके से बिहेव करना है, समझ रहे हैं। तो अगेन ये क्या आपका सिंटैक्स एरर के अंदर आ जाएगा कि पाइथन को वो चीज़ नहीं पता, जब पाइथन ने प्लस ऑपरेटर अलाउ नहीं किया हुआ सेट पे यूज़ करना, अगर डिफाइन नहीं है तो मतलब अलाउ नहीं किया हुआ, लेकिन अगर फिर भी हम यूज़ करें तो क्या मिलेगा, सिंटैक्स एरर दे देगा, ठीक है भाई।
तो ये आपका क्या था, ये सारे सिंटैक्स एरर से रिलेटेड था। अब असल चीज़ है एक्सेप्शंस, ठीक है, जल्दी से इसको देखते हैं ज़रा। अब देखें हो क्या रहा है कि हमारा सिंटैक्स जो पाइथन ने दिया हुआ है ना, रूल्स बताए हुए सब कुछ हमने सही लिखा हुआ है, लेकिन क्या अब लॉजिक में हम क्या कर रहे हैं, कोई मिस्टेक कर रहे हैं, कोई गलती कर रहे हैं, तो वहाँ पे कौन सा एरर रेज होगा, एक्सेप्शन एरर रेज होगा। सही है, इसको पढ़ लिएगा। अभी मैं फिलहाल आगे जा रहा हूँ, ये पढ़ लीजिएगा सारी चीज़ें, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, जल्दी से एक्सेप्शन वाला पार्ट देखते हैं। लेट्स से मैं एक फाइल ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने लिखा विथ ओपन, ठीक है, याद है ना भाई ये फाइल हैंडलिंग, मैंने विथ ओपन लिखा, उस पर क्या करना होगा, मुझे फाइल का नाम देना होगा। लेट्स से मैं बोलता हूँ फाइल 10 बोल देता हूँ .txt, और मैं इसको बोलता हूँ इसको किस मोड में ओपन करो, रीड मोड में। नहीं, मैं इसको रीड मोड में ओपन करना चाह रहा हूँ, ज़रा समझिएगा बात को। और इसको मैंने बोल दिया SF, ठीक है, और मैंने बोला कि भाई क्या करो, सिंपल प्रिंट कर दो मेरे F में जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, सिंपल सी है, बहुत बेसिक सी। अब फाइल 10 मेरे पास एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर आप लोग देखें मेरी डायरेक्टरी में जो मेरा फोल्डर है, इसमें फाइल 10 करके कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती। फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 मौजूद है, लेकिन वो भी कहाँ पे, सैम्पल फोल्डर के अंदर मौजूद है। वो डायरेक्ट मेरे जो बैच 11 का फोल्डर इसमें मौजूद नहीं है, ठीक है। तो पहले मैं फाइल 1 भी लिख देता जब भी एरर देता वो, सही है। तो ज़रा एरर देखिएगा, क्या बोल रहा है भाई, फाइल नॉट फाउंड एरर, कि उसको फाइल ही नहीं मिल रही है, सही है। अच्छा, अब अगर आपने इस तरह का भयानक एरर से बचना है, अब देखें एक बात, इस तरह के जो एरर्स हैं ना, अगेन इस तरह के एरर्स प्रोग्रामर के लिए तो हेल्पफुल है। अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा कि भाई एरर आ रहे हैं तो इससे डरते नहीं है, इसको पढ़ के आपको समझ आता है कि भाई असल में हमने मिस्टेक की कहाँ पर है, सही है। लेकिन बात ये है कि अगर हमने इस तरह के भयानक एरर्स को छुपाना है यूज़र से, किस यूज़र से, जिसको प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे एरर हैंडलिंग करते हैं। क्या करते हैं, इतने ख़तरनाक एरर को दिखाने के बजाय सिंपल सा कोई मैसेज प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है। तो क्या तरीक़ेकार होता है उसका हम उसके लिए लिखते हैं ट्राई और एक्सेप्ट। क्या यूज़ करते हैं भाई, ट्राई और एक्सेप्ट का यूज़ करते हैं। किस तरह करेंगे ज़रा जल्दी से देखते हैं। हमने क्या करना है, हमने वो चीज़ जिसमें हम एरर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब वो चीज़ जिसमें हमारे पास एरर आ सकता है, उस चीज़ को हम किस में लिखते हैं भाई, ट्राई के ब्लॉक में लिखते हैं। सिंपल क्या लिखा, ट्राई कॉलन बनाया और अपनी उन लाइन्स को लिख दिया, ठीक है। अच्छा, ये वो लाइन्स होंगी, ये वो कोड होगा जहाँ पर हमारा एरर आ सकता है, ये पॉइंट समझिएगा, ठीक है। अच्छा, लेट्स से अगर यहाँ पर एरर आ जाता है, जो कि अभी आपने देखा एरर आ रहा है, ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने उस एरर के बजाय कुछ अलग दिखाना है, कुछ न्यू चीज़ दिखानी है या कुछ यूज़र फ्रेंडली चीज़ दिखानी है। तो हमें क्या लिखना होगा, हम लिखेंगे एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट करके क्या कर देंगे, प्रिंट करवा देंगे फाइल इज़ नॉट फाउंड, प्लीज़ चेक द नेम, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उस इतने बड़े एरर को प्रिंट करवाने के बजाय सिंपल सा मैसेज प्रिंट करवा दिया। एग्जीक्यूट किया तो ज़रा देखें क्या हुआ। जब हमारे पास ये कोड एग्जीक्यूट हुआ तो इसको डेफिनेटली यहाँ पे एरर मिला होगा, सही है। तो जब इसको एरर मिला होगा ना इस फाइल को ओपन करते हुए, तो उसने क्या किया, यहीं से हमारे कोड को टर्मिनेट कर दिया, आगे नहीं बढ़ा होगा, उसको इसी लाइन पे एरर मिला होगा, समझिएगा बात को। इसी पॉइंट पे उसने क्या किया, इस ट्राई वाले पार्ट को एंड कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, और कहाँ पर आ गया वो, एक्सेप्ट में आ गया, और उसने हमें क्या करा, प्रिंट की मदद से ये सिंपल सा मैसेज प्रिंट करवा दिया। क्लियर हो रहा है। अच्छा, तो एक्सेप्ट हमने इस तरीके से हैंडल कर लिया, सही है। अच्छा, इस एक्सेप्ट को हैंडल करने का ना, एक्सेप्ट को लिखने का और तरीके भी होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। ज़रा जल्दी से देखें, अगर मैंने एक्सेप्ट का यूज़ किया होता इस तरीके से कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं बहुत सारे एरर्स को एक ही साथ हैंडल कर लूँ, ठीक है। लेट्स से अभी मुझे क्या मिल रहा है, फाइल नॉट फाउंड का एरर मिल रहा है, सही है ना भाई, फाइल नॉट फाउंड का एरर मिल रहा है। तो हो सकता है कि मेरे पास कोई दूसरा एरर भी आ रहा हो, तो हम ना उन तमाम एरर्स को बारी बारी हैंडल कर रहे होते हैं, ठीक है। क्या होता है कि मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने इस फाइल नॉट फाउंड एरर को कॉपी किया और मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया एक्सेप्ट के बाद, ठीक है। अब ज़रा बात समझिएगा, अगर मैं एरर को बता रहा हूँ कि भाई क्या करो कि जब तुम्हें ये वाला एरर मिले ना तो क्या प्रिंट करो, ये मैसेज प्रिंट करो, ठीक है। एक्सेप्ट फाइल नॉट फाउंड एरर जब तुम्हें मिले तो क्या करो, इस मैसेज को प्रिंट करो, ठीक है। लेट्स से बाद में जाके अगर कोई एक और एरर आ जाता है, मैंने लिखा एक्सेप्ट लेट्स से टाइप एरर हमारे पास होता है ना, अभी ऊपर हमने देखा, अगर तुम्हें टाइप एरर मिल जाता है तो क्या प्रिंट कर दो,
अभी ज़रा देखिएगा, देखें ऊपर जो मैंने पार्ट लिखा था ना, ये एक जनरलाइज मैसेज है, समझिएगा बात को। एक्सेप्ट का मैंने कुछ लिखा यहाँ पर नहीं लिखा ना, इसका मतलब क्या हो रहा है कि भाई किसी भी तरह का एरर आए, किसी भी तरह का, भले फाइल नोट फाउंड का एरर हो या डिवीजन बाय ज़ीरो का एरर हो या किसी और तरह का एरर हो, ठीक है, वो क्या दिखाएगा हमें, ये जनरलाइज मैसेज दिखाएगा। वरना मैं आपको दिखाता हूँ। लेट से मैंने इसको कमेंट कर दिया, ठीक है, अब फाइल नोट फाउंड एरर तो ख़त्म हो गया ना हमारे पास से, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ कि क्या करो, प्रिंट करो किसको, 4 डिवाइडेड बाई 0 को, ठीक है। अब अगर मैं आपको सिर्फ इतना पार्ट दिखाऊं, ये 4 डिवाइडेड बाई 0 किस तरह का एरर है भाई, ज़रा यहाँ देखें, 0 डिवीजन एरर है ये, इसकी टाइप चेंज हो गई, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया हुआ है, मैंने सिर्फ सिंपल एक्सेप्ट लिखा हुआ है, अलग से एरर का नहीं बताया कि कौन से एरर पे तुमने वाला मैसेज दिखाना है। तो अब जब मैं इसको चलाऊंगा ना, अभी भी मुझे वही मैसेज दिखा रहा है। तो पॉइंट क्या समझाना चाह रहा हूँ कि भाई अगर आपने सिर्फ एक्सेप्ट लिखे छोड़ दिया ना, तो ये गुड प्रैक्टिस नहीं होती। वो हर तरह के एरर को क्या दिखा रहा है, फाइल नोट फाउंड एरर। भाई ये तो गलत है ना, ये फाइल नोट फाउंड एरर थोड़ी है, ये तो किस तरह का एरर है, ये 0 डिवीजन एरर है। इसको ये दिखाना चाहिए था कि भाई आप गलत तरीके से डिवाइड करो नंबर को, उसको ये बताना चाहिए था, सही है। तो इस तरह की जनरलाइज जो एक्सेप्शन होती है हम यूज़ नहीं करते कोड के अंदर। क्यों? क्योंकि इससे जो कोडर है ना, उसको खुद कन्फ्यूजन होती है कि भाई एरर आ क्या रहा है, पता तो चले, सही है। तो हम क्या करते हैं, एक तरीका तो ये कि हम क्या करें, बारी बारी हर एरर को क्या करें, हैंडल करें इस तरीके से। तो ज़रा देखें, अभी मैंने क्या किया हुआ है, मैंने एक फाइल नोट फाउंड एरर यूज़ किया हुआ है, क्या यूज़ किया हुआ है, टाइप एरर यूज़ किया हुआ है। और मैं एक काम जल्दी से करता हूँ, मैं इसी चीज़ को एक और मरतबा लिखता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ 0 डिवीजन एरर, ठीक है। ये क्या एरर है, 0 डिवीजन एरर। तो मैंने इसको यहाँ पे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने आके इसको टाइप एरर की जगह लिख दिया 0, और इसको मैं लिख देता हूँ कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 0। मैंने ये मैसेज लिख दिया, ठीक है। अब जरा जल्दी से देखिएगा, अभी मुझे कौन सा मैसेज एरर मिलने वाला है यहाँ पर, हाँ नहीं इसी में बिल्कुल फाइल नोट फाउंड वाला एरर मिलने वाला है मुझे। क्यों? क्योंकि अभी मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ऊपर कोड के अंदर फाइल ओपन करना चाह रहा हूँ जो एग्जिस्ट नहीं करती। तो अभी तो हमारे पास ये वाला मैसेज आना सेंस बनाता है, सही है। अच्छा, लेट से मैंने क्या किया, मैंने ना मेरे सैंपल के अंदर एक फाइल 1 पड़ी हुई है, ठीक है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो क्या तरीक़ेकार होगा भाई, मैं यहाँ पे लिखूँगा सैंपल और फॉरवर्ड स्लैश बना के इसको दे दूँगा file1.txt के file1.txt को ओपन करो रीड मोड के अंदर। अब ये काम करेगा और हमें मैसेज भी दे देगा, ठीक है यहाँ तक। लेकिन मैंने अगली लाइन पे जाके बोला कि क्या करो, लेट से हमारे पास टाइप एरर कब आया था ऊपर, जब मैं शायद प्लस कर रहा था इसको स्ट्रिंग के साथ, ठीक है। तो इस लाइन पे क्या होगा मेरे पास, आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ पे मैं टाइप एरर को एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो अब ज़रा देखिएगा, जब मैंने इसको प्रिंट किया, अच्छा ये असल में हमने क्या किया हुआ था, फाइल के अंदर कंटेंट मौजूद था हमारा वाला, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसको प्रिंट कर दिया। तो ऊपर वाले को तो छोड़ दें, आप इसको देखें, इसने दिखा दिया दिस इज टाइप एरर। तो हुआ क्या कि ये वाला कोड आपका सही चल गया, ये वाला कोड सही चल गया, लेकिन आपका प्रोग्राम कहाँ पे क्रैश हुआ, जाके इस लाइन पे, इसको यहाँ पे टाइप एरर मिला। तो क्या हुआ, इसी लाइन से जंप मार के कहाँ आ गया, वो इस वाले पार्ट पर आया और उसने क्या कर दिया, हमें वाला मैसेज प्रिंट करवा दिया। तो मेरा पॉइंट समझ रहे हैं कि अगर आपके पास कोड जब लिखा जा रहा होता है ना, तो उसमें इस तरह के बहुत सारे एरर्स आने के चांसेस होते हैं। कहीं कोई एरर आ सकता है, कहीं पे कुछ एरर आ सकता है। तो हम क्या करते हैं, उन एरर्स को बारी बारी हैंडल कर रहे होते हैं इस तरीके से। अच्छा, लेट से कि मैं यहाँ पे सही चीज़ लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको बोला लेट से 87 लिख दो। अब तो सही हो गया ना, एरर चलेगा मेरे पास टाइप एरर। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऊपर वाला काम, मैं बोलता हूँ लेट से 5 डिवाइडेड बाय 0। तो अब एरर कहाँ पर आएगा मेरे पास, यहाँ पर आएगा। तो ऊपर की लाइन्स आपके पास बिल्कुल सही काम करेंगी। जहाँ पर एरर आएगा उस एरर वाली लाइन से वो क्या करेगा, टर्मिनेट होके उस एरर वाले पार्ट पे चला जाएगा। लेट से अगर मैं नीचे कुछ और भी लिखता हूँ, मैं नीचे एक और चीज़ लिखता हूँ, लेट से मैं बोलता हूँ ABC या ABB, कुछ भी मैंने लिख दिया। तो देखिए ये लाइन तो सही है ना आपकी, लेकिन इस लाइन का आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका जब इस लाइन पे एरर मिलेगा ना उसको, हाँ इसी लाइन से वो भागेगा कहाँ पर, जंप मारेगा उधर जहाँ पे उसको एरर मिल रहा होगा। तो इसको इस लाइन पे कौन सा एरर मिल रहा है, 0 डिवीजन एरर मिल रहा है। तो यहीं पे वो इस कोड को एग्जीक्यूट होना रोक देगा और जंप मार के आएगा इस एक्सेप्शन पे और हमें ये वाला मैसेज प्रिंट कर देगा। तो मैं काम करता हूँ, इसको प्रिंट कर देता हूँ, इसको मैं फ़िलहाल कमेंट कर देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्स्ट आ रहा है। तो ज़रा देखें क्या हुआ, उसने हमें एक तो इसका सम दिखा दिया और क्या किया, इस लाइन पे जब उसको एरर मिला तो वो जंप मार के कहाँ आ गया, इस वाले एरर पर आया और इसने हमें ये वाला मैसेज प्रिंट करके दे दिया। क्लियर हो रही है बात? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग हर एरर को हैंडल कर सकते हैं। अब सवाल ये कि आपको एरर कहाँ से मिलेगा, तो देखें जब भी हम कोड कर रहे होते हैं ना, आपको एरर देखने को मिलते हैं। जैसे देखें 0 डिवीजन एरर मिला तो मैंने यहीं से कॉपी किया, मुझे पता है कि मेरे कोड में इस तरह का एरर आ सकता है, तो मैंने क्या किया, इसको कॉपी किया, उसको जाके एक्सेप्ट में डाल दिया।
कि यूजर अगर देखे तो उसे आसानी से समझ जाए कि एरर में क्या मसला है। हाँ ठीक है। आपको देखना ना। अब लेकिन मसला ये होता है कि अगर आप इस तरह से कोड कर रहे हैं ना, तो अगर आपने लेट से एक फ़ाइल बनाई है, उसमें बहुत बहुत लाइन्स हैं, थाउजेंड ऑफ लाइन्स ऑफ कोड है। अब उसमें पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन सा एरर आ सकता है, कभी कहीं की एरर आ सकता है, कभी नेम एरर आ सकता है, ठीक है। अभी तो हमने कुछ एरर्स देखे, इस तरह के पता नहीं कितने एरर्स हो सकते हैं। लेट से 100 के करीब हमारे पास एरर्स आने के चांसेस हमारे कोड के अंदर। तो क्या हम इतने मतलब फ्री हैं कि सारे के सारे एरर्स बैठ के हम हैंडल कर रहे होंगे? तो इसका एक सोल्यूशन होता है, ठीक है। अभी टाइम कंप्लीट हो गया, मैं इंशाल्लाह उसको ना फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करता हूँ। कुछ पॉइंट्स बाकी हैं इसके, इंशाल्लाह कंप्लीट करके फिर नंबर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।